गुरु सत्ता को, ईश्वरी सत्ता को, सूक्ष्म उपस्थिति को नमन। आज का जो योग का सत्र था बहुत ही अच्छा था। मिथिलेश दीदी ने बहुत ही अच्छा योग कराया, सबके पसीने छूट गए थे यहाँ भी, और बहुत ही बहुत अच्छा सिखाया उन्होंने। और आज का जो सत्र मुख्य अतिथि है मुरली मनोहर जी श्रीवास्तव जी, बाबूजी। उन्होंने पिछले 2 दिनों से कृषि के ऊपर चर्चा कर रहे थे। अभी वर्तमान में जो कृषक लोगों की जो समस्या है उनके ऊपर चर्चा हो रही थी, और जो पॉलीथीन से जो प्रदूषण हो रहा है, जो धरती विषैली बन रही है, वातावरण, ब्रह्मांड का वातावरण जो विषैला हो रहा है, हमारे भोजन में जो पॉलीथीन के जो विषैले तत्व आ रहे हैं, उसको मुक्त करने के लिए जो पहल करी है उन्होंने, जो 1.5 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उनका, ऑस्ट्रेलिया से जो स्टार्च मंगवाते हैं, मक्के के दाने के स्टार्च मंगवा के उन्होंने जो पॉलीथीन, इको फ्रेंडली पॉलीथीन जो बना रहे हैं, उसके ऊपर जो उनका प्रोजेक्ट है, एफपीओ है उनका, गौशाला है। तो इस प्रकार से वो उन्होंने मतलब कार्य कर रहे हैं, तो उसी के लिए चर्चाएं चल रही थी। और मुख्यतः कृषकों की जो जमीनी लेवल पे जो समस्याएं आ रही, उनके लिए जो अन्नदाता है उनके लिए जो लड़ रहे हैं वो, उसके ऊपर चर्चा हो रही थी। और सदन में सभी भाई बहन उसमें सहभागिता दे रहे थे, और उसके लिए क्या कर सकते हैं, अच्छा क्या हो सकता है, समाज को लेते हुए, कृषि को लेते हुए, कृषक लोगों को उनके लाभों को ध्यान में रखते हुए, सरकार को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार से पवन सर के मतलब नेतृत्व में ये कार्य, मतलब ये 2 दिन का सत्र जो अब तीसरे दिन में आगे बढ़ रहा है, तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बाबूजी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। बाबूजी अपना वक्तव्य आगे हमें देंगे, और अपने आशीर्वाद से हमें अभिसिंचित करेंगे और प्रकाश डालेंगे इस चर्चा के ऊपर जी। और उनके जो बेटे हैं वह वरुण भैया या फिर कुछ नाम है उनका, वो भैया भी वो, वर्णाली, वर्णाली। हाँ जी, तो वर्णन वर्णन वर्णव जी, वो वर्णन भूमिका वर्णन वाला वर्णन। वर्णन जी, वर्णन भैया जी है, भ्राता जी है। वो कितना उनके भाव है। आज की जो युवा पीढ़ी है इस तरीके से जो काम कर रही है, तो हम जो बोल रहे हैं कि राम राज्य आ रहा है, ये राम राज्य आने की शुरुआत है। इन कर्मों में राम राज्य दिखना चाहिए, सिर्फ बोलने से राम राज्य नहीं, तो ये कर्मों में राम राज्य दिख रहा है। तो बाबूजी आप आगे बढ़ाइए सत्र जी, आप आमंत्रित है। आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका कि आप मंच पे तीसरे दिन भी आप डटे हुए हैं कृषकों के लिए जी। ओम। ओम। सभी साधुओं को नमन। और तीसरे दिन के सत्र में कुछ लोग नए आए होंगे जिनसे हमारा अभी परिचय नहीं है, उन सबको साधुवाद नमन। अभी तक हमने जो चर्चा की है मूलतः राष्ट्रीय मानवता जो है पूरी जितनी भी हमारी जनसंख्या है उस सबके उत्थान के लिए प्रयास करना है। समग्र प्रकार की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, इस विषय में हम प्रयासरत हैं। हम का मतलब मैं नहीं, हम सब। मैं एक बात इसमें कहना चाहूंगा, यदि हमारे किसी एक पेड़ में किसी प्रकार का रोग लग जाए तो उसको जिस पत्ते को पीलापन आ गया है, बीमारी है, उस पत्ते को तोड़ देना ज्यादा सही होगा या जड़ से बीमारी खत्म करना? मेरे दृष्टिकोण में यदि जड़ से बीमारी खत्म करेंगे, पत्तों को छोड़ देंगे हम, तो संभवतः धीरे 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 पूरा पेड़ हमारा हरा भरा हो जाएगा। और यदि हम पीले हो रहे पत्तों को तोड़ते जाएंगे, फेंकते जाएंगे, तो ये ठीक है, कुछ दिन हमें दिखेगा कि पत्ता हमारा पेड़ हरा भरा है, जब तत्काल कालांतर में स्थिति ये भी हो सकती है कि वो सूख जाए। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि समस्याओं की जड़ क्या है, उस जड़ को समाधान हो। प्रदूषण के बारे में हमने बहुत चर्चाएं की हैं, पूरे देश में और पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से प्रदूषण जो भी हो रहा, जहां भी परेशानी है, वो खतरनाक है। और जो प्राकृतिक व्यवस्था का यथावत स्थिति बनी रहती है, तो उसका नाम है पर्यावरण। और जब प्राकृतिक स्पंदन जो हमारा भगवान ने बनाया है, जो प्रकृति की रचना हुई है, उसमें यदि किसी प्रकार का द्वेष उत्पन्न होता है, कोई मिलावट आती है या कुछ उनके आयाम बदलते हैं, तो वो है प्रदूषण।
तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जो भी ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है हम वैसे ही रहें। उसमें थोड़ा बहुत 19-20 फेरबदल तो चल सकता है, परंतु उसमें भी हम ज्यादा करेंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति हमारे साथ नहीं रहेगी और हमें नुकसान होगा। इस क्षेत्र में बहुत से आयाम हैं। प्रदूषण भी 5 प्रकार का होता है। पहला हम सब लोग जानते हैं, भूमि का प्रदूषण, कचरे से लेकर के तमाम पेड़ पौधे न लगाने प्रकार की बातें, भूमि प्रदूषण। उसके बाद में दूसरा जल का प्रदूषण, जो अपने यमुना जी में दिल्ली में देखने मिलता है। तीसरा वायु का प्रदूषण, वो भी दिल्ली उसके लिए बहुत बढ़िया उदाहरण है। ठंड के समय में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। इससे और आगे होता है अग्नि का प्रदूषण, और उससे और आगे होता आकाश का प्रदूषण। इन प्रदूषण पे हम कभी चर्चा नहीं करते। अग्नि का प्रदूषण माने रासायनिक क्रिया। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन यदि अच्छा है, सुपाच्य है, तो उसकी रासायनिक क्रिया सरलता से हो जाएगी और सरलता से उसका विसर्जन हो जाएगा। यदि हमारा भोजन अच्छा नहीं है तो रासायनिक क्रिया होने में परेशानी होगी और विसर्जन भी बहुत मुश्किल से होता है। तो ये अग्नि का प्रदूषण भी बहुत महत्वपूर्ण प्रदूषण है। इस पे हमने आज तक विश्व पटल पे कहीं भी इस पे चर्चा नहीं सुनी। उदाहरण जरूर लोग देते हैं, परंतु इस नाम से नहीं। इसके और आगे एक प्रदूषण और होता है, जिसको आकाशीय प्रदूषण कहते हैं, ये वैचारिक प्रदूषण। जब तक हमारे विचार किसी स्थिति को सुंदर नहीं बनाते, अनुकूल नहीं बनाते, तब तक वो निश्चित रूप से प्रदूषण है। जब हम अनुकूल हो जाते, जैसे अभी बहन जी ने कहा था कि आप भाव करिए, हमारे अंदर जो तेज है, अमृत है, वो हमारे अंदर आ रहा है। यह वैचारिक पर्यावरण है और इसके विरुद्ध विचार करना प्रदूषण। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रदूषण जो है या पर्यावरण है, वो वैचारिक है। सबसे पहले हमें विचार के धनी होना पड़ेगा, सात्विक वृत्तियों में ले जाना पड़ेगा अपने आप को। फिर धीरे 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 हमारा जो खाद्यान्न है, सबसे महत्वपूर्ण है, जो जिससे हम जीवन हमारा चल रहा है, उसकी गुणवत्ता बढ़ाना होगी। जब वो गुणवत्ता बढ़ जाए तो अग्नि प्रदूषण भी हमारा पर्यावरण में बदल जाएगा। तो इन सब का आयामों का काम करने का काम हमारा आपका पतंजलि ये वो योगा आहार कार्यक्रम कर रहा है। तो मैं इसकी वंदना करूं, अभिनंदन करूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया काम आप लोग कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए नमन ही कर सकता हूं, ऐसा मैं सोचता हूँ। योग आहार दोनों को आपने जोड़ा है, यानी आहार यदि अच्छा नहीं होगा तो योग भी हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, और योग अच्छा नहीं होगा तो आहार भी हमें अच्छा नहीं मिलेगा वैचारिक रूप से। हम तो ये एक प्रकार से आपका जो कार्यक्रम है, भले नाम न दिया गया हो उसको, परंतु ये वैचारिक प्रदूषण का हम पर्यावरण को ले जा रहे हैं। ये बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद आप सबके लिए। अब रही बात जो किसानों की संपन्नता की, निश्चित रूप से जब तक देश का 60 से 70% मजदूर जो श्रमजीवी है वो ही गरीब है, ये सबसे बड़ी समस्या है। कोई जिसने उत्पादन श्रम किया है वो गरीब नहीं है। फिर सेवा श्रम करने वाले संपन्न भी हैं और वन बैलेंस में भी हैं। जैसे सरकारी कर्मचारी है, नौकरी करने वाले सब सेवा श्रमिक है। मजदूर उत्पादक श्रमिक होता है। और दुर्भाग्य हमारा ये है कि शून्य श्रमिक जो है वो संपन्न है। शून्य श्रमिक का मतलब चोरी चमारी करने वाले, बदमाशी करने वाले और नेता, इसको हम उसको हाथ डाल सकते हैं, और कुछ कुछ साधु लोग भी, तथाकथित साधु, ये सब शून्य श्रमिक है। काम नहीं करना चाहते, केवल हमें ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, इस टाइप से लेकर के वो लोगों को। तो शून्य श्रमिक संपन्न है, सेवा श्रमिक ठीक है, और उत्पादन श्रमिक सबसे बुरी हालत में है। इस बात को हमें विचार करना होगा कि उत्पादन श्रमिक जो है, जिसके कारण हम सब चल रहे हैं। अब जैसे अभी एक बात और आई थी, बहन जी ने कहा था कि अच्छे हमें श्वास मिलना चाहिए, साफ वायु, शुद्ध वायु, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन भी तो हम किसान ही देते हैं। एक एक एकड़ में करोड़ों करोड़ों पौधे हम लगाते हैं, और करोड़ों करोड़ों पौधे एक दिन में 1000 पार्टिकल ही मान लो कार्बन का खाता है। गेहूं का, चना का, धान का, विभिन्न प्रकार के पौधे हम छोटे छोटे खेत में बोते हैं। वो पार्टिकल यदि नहीं खाए पौधा, और हमारे जो
मोटरसाइकिल से कार तक, फैक्ट्रियों तक जितने भी उत्पादन कर रहे हैं कार्बन का, ये पदार्थों का उत्पादन तो करे, कार्बन का उत्पादन ज्यादा करते हैं। इन कार्बन के उत्पादन को यथावत रखा जाए और ये पौधे ना लगा के खाए ना, तब क्या हाल होगा? हमारे यहाँ सांस लेने लायक वायु नहीं बचेगी। भोजन तो किसान देता ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। शुद्ध वायु भी किसान ही देता है। भगवान के बाद किसान ही है जो हमारा जीवन चला रहा है। भगवान तो निश्चित रूप से बड़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं, परंतु उसके बाद का नंबर किसान का ही है। तो वो यदि संपन्न नहीं होगा तो निश्चित रूप से मेरा अपना मानना है कि मैं अपराधी हूं। यदि हमने उस दिशा में काम नहीं किया, हमारा आगे उस दिशा में सफलता की ओर या प्रयास भले सफल हो चाहे ना हो, परंतु प्रयास न किया गया हो, तो हम निश्चित रूप से अपराधी हैं। हमने अपनी पुस्तक में एक लेख लिखा है, कविता के रूप में, कहानी के रूप में है, हम सब अपराधी हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपराधी नहीं है, यदि वो इस दिशा में काम नहीं कर रहा है। तो हम जिनसे जीवन जी रहे हैं, जिनसे हम जीवन ले रहे हैं, उस जीवन के दाता के पास दरिद्रता है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मैं इसी दिशा में थोड़ा सा आप सबका सहयोग चाहता हूँ, और ये किसी प्रकार से हमारा किसान संवर्ग जो है, उससे जुड़ा हुआ खेतिहर मजदूर संवर्ग है, ये संपन्न हो, उसका एकमात्र उपाय है उसको उसकी उचित कीमत दी जाए। दूसरी कोई कीमत, कोई व्यवस्था उसके लिए उपयुक्त नहीं है। हमें आश्चर्य होता है कि जो किसान अनाज पैदा कर रहा है और वही किसान 2 रुपया किलो में अनाज खरीदता है। जी, आपकी गरीब रेखा से नीचे वाली स्थिति को यदि आकलन किया जाए, तो उसमें मैं समझता हूं कि 80 से 90% लोग वही हैं जो उत्पादक करने, किसान यानी कृषि करते हैं। गरीब रेखा से नीचे वाली जो सूची है, उसमें 80% लगभग निश्चित रूप से कृषि कार्य करने वाले लोग ही हैं। जो कृषि कार्य कर रहा है वही तो अनाज पैदा कर रहा है, चाहे वो मक्का के रूप में कर रहा हो, चाहे गेहूं के रूप में कर रहा हो, चाहे कपास के रूप में कर रहा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में कर रहा हो, चाहे रबड़ बना रहा, कुछ भी कर रहा है, चाहे मछली पालन कर रहा है, वो आदमी उत्पादक श्रमिक है और भोजन पैदा कर रहा है, वस्त्र के संसाधन पैदा कर रहा है। वो व्यक्ति लगभग लगभग 80%, सूची उठा के देख लिया जाए तो 80% वही है जो उत्पादक श्रमिक। दुर्भाग्य नहीं है क्या? जो हमें जीवन दे रहा है वो दरिद्र है, गरीब रेखा से नीचे है। ये हास्यास्पद भी लगता है। अब यदि हम इसका उत्थान आर्थिक रूप से संपन्नता कर दें, कि क्रय शक्ति बढ़ा दें, तो हमारी गरीबी रेखा जड़ मूल से नष्ट हो जाएगी। यदि हम इनको सही उचित दाम दे दें, भारत सरकार दे दे, तो निश्चित रूप से जो शहरों की ओर पलायन हो रहा है नवयुवकों का, कोई नवयुवक कृषि कार्य की ओर उन्मुख नहीं है। स्वेच्छा से बहुत कम है जिनके पास संसाधन बहुत हैं, सारी सुविधाएं हैं, बड़े संपन्न वो लोग आ रहे हैं, जो समझ रहे हैं वो आ रहे हैं। परंतु जन सामान्य जो है, जो श्रमिक के वर्ग में काम कर रहा है, वो चाहता है कि शहर में चले जाएं, 10,000 रुपये 15,000 रुपये महीना मिलेगा, वो हमारे लिए उपयुक्त, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। तो कृषि कार्य में उन्मुख न होना, किसी से दूर भागना, यह भी एक बड़ी समस्या है। तीसरी बड़ी समस्या का समाधान यदि हम इस क्षेत्र में काम करते हैं तो बेरोजगारी समस्या समाप्त होगी। रोजगार जो भारत सरकार और प्रांत की सरकारों द्वारा स्थापित किया गया है वो 1.48% है। मान लीजिए 1.5% है, मान लीजिए 2% है, कॉर्पोरेट सेक्टर को भी जोड़ दिया है तो 2%, 3%। 3% से ज्यादा को सरकार नौकरी नहीं दे सकती, ये बिल्कुल भी अकाट्य सत्य है। तो 3% को नौकरी सरकारी मिल गई, 10% व्यापार में है, 13 हो गए, और कुछ लगा लें अपन जो नहीं समझ पा रहे हैं स्पष्ट रूप से, तो मैक्सिमम 20% लोगों को रोजगार की संसाधन है। प्राइवेट फैक्ट्री में चले जाएं 10% और लोग 30% को है। इससे ज्यादा को रोजगार देना व्यवहारिक संभव नहीं है। तो भैया 70% कहाँ जाएंगे? 70% जनसंख्या जो है, जो उद्यम करना चाहती है, उद्यमी है, जो 20 साल से बड़े और 60 साल से छोटे हैं, ये इसका 70% का टोटल श्रमिकों का 70% यदि हम उनको कृषि के क्षेत्र में लगा दें तो बेरोजगारी की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मैं समझता हूं यदि कृषि को उद्योग का दर्जा और खाद्यान्न को ऊर्जा का दर्जा दिया जाता है, जिसके लिए हम सब प्रयासरत हैं,
तो निश्चित रूप से बेरोजगारी की समस्या समाप्त होगी। यदि खाद्यान्न हमारा बहुत उपयुक्त उत्पन्न होता है, यानी सुपाच्य और हमारे प्राकृतिक संसाधनों से, जैसे हमारे पूर्व में हमारे पूर्वज करते थे, तो बीमारी की समस्या समाप्त होगी। अच्छा, बीमारी भी नहीं रहेगी और रोजगार भी रहेगा, तो अन्य समस्याएं जो हैं, जो किसी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं होता, किसी के साथ मानवता का कार्यक्रम नहीं है, अमानवीय संसाधन है, विभिन्न प्रकार की, डॉक्टर साहब ने कल बताया था, वो मैं समझता हूं कि वो धीरे 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 समाप्त हो जाएंगे। हमारे यहाँ एक कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। अन्न भी हमारा ठीक नहीं है, खाद्यान्न हमारा ठीक नहीं है। खाद्यान्न का प्राकृतिक रूप से स्वरूप और वैचारिक दोनों चीज मिला करके बनता है। तो खाद्यान्न हमारा प्रदूषण रहित है, प्रदूषण युक्त है, तो हमारा रूप निश्चित रूप से मन हमारा खराब होगा, बीमारियां आएंगी, विभिन्न प्रकार की चीजें होंगी। और यदि खाद्यान्न हमारा प्रदूषण से मुक्त है, पर्यावरण युक्त है, प्रकृति के संसाधन जैसा प्रकृति चाहती है वैसा है, तो हमारी समस्याओं का अपने आप समाधान होगा। इस दिशा में हम प्रयासरत हैं और आप सबका सहयोग और चाहते हैं किसान की आय बढ़े। इसी विषय को लेकर के हमने दूसरा आयाम चालू किया है। और जो वेस्टेज है किसान का, जो उसको वो फेंकता है या जलाता है या उसको छोड़ देता है, जैसी भी स्थिति है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, उन सबको अपन इकट्ठा करके और उससे उपयोगी चीजें बनाएं और हम अपने हाथ में बाजार लें। हम किसी व्यक्तिगत व्यापारी के हाथ में बाजार न दें, हम अपने हाथ में बाजार लें और बाजार लेने से यदि हम उसमें सफल होते हैं तो निश्चित रूप से हमारी प्रसक्ति बढ़ेगी। मेरा अपना अनुमान है, यदि अपन ये पराली से दीपक, कुल्हड़, चम्मच, प्लेट, थाली बनाएंगे तो बहुत सफलता मिलेगी। आगामी सत्र में हम ये चाहते हैं कि 8 प्रकार की, यानी अगले वर्ष लगभग हमें समय लगेगा, 8 प्रकार की हमने जो सेलेक्ट किए हैं, थालियां बनाएंगे, कटोरियां बनाएंगे, चम्मच बनाएंगे, प्लेट बनाएंगे, जो अलग अलग रोग के लिए अलग अलग होंगे। जैसे शुगर का किसी को रोग है तो उसके लिए अमुक प्रकार की प्लेट, थाली, कटोरी, चम्मच रहेगी जिसमें आप भोजन करें, और 6 महीने में हमारा अनुमान है कि उसका रोग खत्म नहीं होगा तो कंट्रोल में जरूर होगा। अलग अलग रोग के लिए हम 8 प्रकार की थाली बनाने का प्रयास करते हैं। हो सकता है वो और भी हो जाए, और धीरे धीरे हमारा भोजन यदि अच्छा होगा, भोजन पकाने वाले संसाधन अच्छे होंगे और भोजन करने वाले संसाधन अच्छे होंगे, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और यदि हम इसमें सफल होते हैं तो किसानों की बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि बनाएगा कौन इसको? अकेला जन सरोकार एफपीओ से काम करना संभव नहीं है। पूरा देश है, पूरी दुनिया है, इसमें संभव नहीं, अपन कर नहीं सकते। तो हमारे सारे एफपीओ जो किसान समूह हैं, तो सब हमसे मिलें और अपन इस काम को बड़े जोर से करें। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो जड़ है समस्याओं का, जिसको हम आर्थिक कमी कहते हैं, वो समाधान होगा जब हम ब्रह्म की साधना करते हैं और लक्ष्मी की साधना, माया की साधना भी अनिवार्य है। दोनों की साधना का संतुलन होगा, तब प्राकृतिक संरचना हमारी बहुत सुंदर बनेगी। मैं इसी भाव के साथ मैं आप सबके साथ में काम करना चाहता हूँ। ओ बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय बाबू जी, आपने अपना मार्गदर्शन दिया। और आपके वक्तव्य पर आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी अपना कमेंट करना चाहते हैं या सवाल करना चाहते हैं, संवाद सादर आमंत्रित हैं रमेश चंद मेहरा जी, नर्मदापुरम। सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही और जो चर्चा चल रही है आज तीसरे दिन भी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। इस चर्चा में मेरा बाबूजी से ये प्रश्न है कि बाबूजी ये बताएं, जब आप एक एफपीओ जब ये स्थापना करेगा जिनकी आपने चर्चा की है, तो उसको कितने एकड़ पराली की आवश्यकता होगी? क्योंकि हमको ये देखना होगा कि हमारे पास जो साधन है वो कितने हैं और कितने एकड़ पराली की आवश्यकता होगी, कृपया ये बताएं, तो और अच्छी तरह से हम उस बात को समझ पाएंगे। जी ओम। मान्यवर, हमारे पास में इतनी पराली है पूरे देश में, इतनी पराली है कि हम सब लोग भी लग जाएं उस काम में तो मैं समझता हूं आधी समाप्त नहीं कर पाएंगे। जी बालाघाट के आजू बाजू का पूरा क्षेत्र, जी जी आधा सिवनी,
आधा मंडला, और फिर इधर चलिए आप गोंदिया पूरा से महाराष्ट्र, नर्मदापुरम, हाँ, और उससे नर्मदापुरम आगे पूरा आप जाइए होता है। पूरा हाँ छत्तीसगढ़ आपका नर्मदापुरम, है ना। जी। और मैंने बिहार कितना है, पंजाब पूरा हमारे पास में पराली का है, हरियाणा पराली पराली कोई कमी नहीं है। नहीं, अब मेरा स्पेसिफिक प्रश्न ये है सर कि एक जी जो है हमको लगभग लगभग कितने एकड़ की पराली की आवश्यकता पड़ेगी? जी जी, वो मैं तो बता रहा पूरे था। देश में पराली है। जी, हमारा मतलब ये है कि आप जितना उत्पादन करेंगे, जिस अनुपात में उत्पादन करें उस अनुपात में लगेगा। आप अपनी छोटी यूनिट लगाएंगे तो आपको कम लगेगा, अब बड़ी यूनिट लगाएंगे ज्यादा लगेगा। पर हमारा केवल ये कहना है कि आपके पास इतनी मात्रा में पराली, इसकी चिंता बिल्कुल मत करें। यदि जी आप बालाघाट में पराली है तो हम आपको देंगे, आपके यहाँ नहीं है, आपके यहाँ है हमारे यहाँ नहीं, तो हम आपस में लेंगे। जी कच्चा जी माल बनाने का पूरा प्रोसेस हमारे प्राकृतिक संसाधन है जो सब किसानों के पास में, जी जी हट जी के कुछ नहीं, केवल एक चीज को छोड़ करके जो हमको बाहर से लेना है, बाकी सब हमारे पास में है, हमें कहीं बाहर से नहीं लाना। जब हम पूरा काम अपन करेंगे, यूनिट डालेंगे, तो जब तक आपके पास में विक्रय की योग्य पदार्थ नहीं हो जाते हैं, जैसे मान लो हमें जितना खर्च हम कर रहे हैं उतना हमारा आय नहीं हो जाती है, तब तक हम आपको कच्चा माल हम सप्लाई करेंगे, जी 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 है ना। जैसे ही आप 1000, 5000, 10,000 पर डे का बनाने लगे, तो फिर कच्चा माल बनाने की विधि आपको बताएंगे, आप कच्चा जी माल सर वहीं बनाइए, है ना। जी। अभी तत्काल ऐसा काम नहीं करना है कि अपन आज खड़े हुए और कल दौड़ना शुरू करें, परसों गिर गए। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ जी हाँ। हाँ, अपन को ऐसा काम करना है जिससे कि हम धीरे धीरे चलें, कछुए की चाल चलना है, खरगोश नहीं बनने का, इस प्रयास में हम भी हैं। और हम चाहते हैं कि जब तक आप लोग सुदृढ़ता से काम नहीं करना जानते, तब तक कच्चा माल हम देंगे ना आपको, थोड़ा सा महंगा जी पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा, जी 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 इससे ज्यादा कोई परेशानी नहीं आएगी। और जैसे जैसे आप सक्षम हो जाएंगे वैसे आप बनाइए, जिस चीज की कमी होगी अपन आपस, हर चीज हर किसी के पास नहीं है, जी हर चीज हर किसी के पास नहीं है, मगर किसानों के पास में है। आपके यहाँ धान पैदा होती है, किसी के यहाँ चना पैदा होता हो, किसी के यहाँ गेहूं होता है, कहने का मतलब। तो जो चीज हमें चाहिए वो सब किसानों के पास, हमें यहाँ वहां से परेशान नहीं होना है, कहीं मिलेगी नहीं, हम बाजार से नहीं खरीदना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे संसाधनों को हम ही बेचें, जी उत्पादन भी हम करें, बेचे भी हम। बाजार इतना बड़ा है कि साहब, हमारे अपन ने यहाँ से, हमारे एक मित्र हैं मिस्टर चौहान, अशोक कुमार चौहान, दिल्ली में है वो, और वो मशीन बनवा रहे हैं और बड़ा काम कर रहे हैं वो। तो उनके माध्यम से अपने जो कुल्लड़ और दीपक है जापान भी पहुंच गए, और तुम्हारे अरब में पहुंच गए, और हमारा छोटा बेटा अभी आज निकल रहा है, तो वो अमेरिका ले जाएगा। और जापान और अरब से तो मांग आ गई अपने पास कि आप हमको दीजिए। तो जी ये सर। बाजार छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। हम 2 रुपया खर्च करने में हमारे यहाँ के लोग थोड़े परेशान हो सकते हैं, संभव है, परंतु विदेशी लोग जो हैं, जिनमें उनके पार्क वगैरह में तो बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पे आप प्लास्टिक का उपयोग कर नहीं सकते। तो प्लास्टिक का उपयोग नहीं कर सकते, प्लास्टिक के कप जो चाय जिससे अपन कागज वाले कहलाते हैं, उसमें भी नीचे प्लास्टिक होता है, उनका उपयोग भी बंद है, बहुत परेशानी है। आप वो सब चाह रहे हैं कि सब हमारा पास सामान वहां पहुंचे, तो बाजार भी हमारे पास बहुत बड़ा है, संसाधन में हमारे पास है, हमें केवल इच्छा शक्ति चाहिए। इच्छा शक्ति लेके यदि हम खड़े हो जाते हैं तो सफलता निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं हो। ने जो जानकारी दी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और निश्चित रूप से किसी भी किसान में इच्छा शक्ति की कमी नहीं। जैसा कि आपने कहा है कि वो जमीन को खोद कर फोड़ कर फसल पैदा कर सकता है, तो निश्चित रूप से इस तरफ भी वो बढ़ेगा, तो जरूर सफलता प्राप्त करेगा आपके मार्गदर्शन में, ऐसी हम आशा करते हैं। और हम नर्मदापुरम से पुनः जो है ये आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारा ग्रुप आएगा और आपसे सीख करके निश्चित इस काम को नर्मदापुरम में आगे बढ़ाएगा, क्योंकि नर्मदापुरम में इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। जी ओम। आदरणीय राकेश। सुगंधन, नमस्कार सभी को। प्रणाम। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आधा एकड़ में जैसे मल्चिंग, प्लास्टिक मल्चिंग हम लगाते हैं, तो उसका उसकी जगह अपना ये वाले मल्चिंग का उपयोग करते हैं, तो कितना खर्च बैठेगा अभी जैसे अपन खरीद करके लगाते हैं तो? सर जी, अपन जो अपने से बनाई हुई मंचिंग है उसका मैं एक्चुअल खर्च तो नहीं बता सकता अभी आपको, क्योंकि हम अभी जी प्रयोग स्थिति में है, प्रयोग कर रहे हैं। हर चीज में भी हम नए हैं, एकदम नए हैं, एकदम शुरुआत है हमारी। अपन ये नहीं देते, हाँ हमने पिछले साल मंचिंग बनाई थी,
मंचिंग लगाई भी लोगों जी। के यहाँ, तो जो अपना कांस होता है, कांस फूट के निकल गया था, उससे बाहर निकल गया था। कुछ कमियां भी हमारे पास में है, हम धीरे धीरे उनमें सुधार कर रहे हैं। और अब मोटी कितनी रहे, पतली कितनी है, उसमें इस साल हम बरसात के पहले कोशिश करेंगे कि बरसात में हम बता सकेंगे कितना हमको एक एकड़ में लगेगा। हाँ, यदि जो आपका ठीक है, ठीक। बरसात के अलावा जो बंचिंग है वो कंपोजिट उसी रेट में पड़ता है जो प्लास्टिक का पड़ता है, थोड़ा बहुत अंतर। बरसात में अच्छा, थोड़ा ज्यादा घास अंतर ज्यादा नहीं उत्पन्न आता है? होती है जी। जी। तो अपन उसमें ज्यादा अभी अभी हम ज्यादा खर्च में अंतर? ना 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 ना, कोई अंतर ज्यादा नहीं। अपन उसी स्थिति में जी। है, अभी शिशु अवस्था भी नहीं कहना चाहिए, उससे भी और छोटी कोई अवस्था है, तो अभी उस अवस्था में है। अभी तो अपन बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, मात्र हमको 2 साल हुआ है जी। इसको शुरू करते हुए। और 2 साल में भी हमको मैंने, अब हम जब मंचिंग पे लगा पाए या हमने जो कप कुल्हड़ बना पाए, उसके लिए तो मात्र 6 महीना भी नहीं हुए। प्रयास था धीरे 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 बढ़ने का, वो समय लगता है। जी। हाँ, अब इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि आप किसी को इतना समय नहीं लगेगा। जो पापड़ ठीक। मुझे बेलना पड़े हैं, जो समस्याएं मुझे आई हैं सरकार से परमिशन लेने से लेकर विभिन्न प्रकार की, वो सब हमारी समाप्त हो चुकी हैं। आपको केवल ट्रेनिंग लेना है, तो फिर भी आपको समझ लीजिए 5-6 महीने में आप लोग अपना काम चालू कर सकते हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ, आदरणीय ने पूछा था, हाँ, आपको अपने इस प्रोजेक्ट के लिए कच्चे माल का तो पर्याप्त मात्रा में है, परंतु प्रोजेक्ट के लिए जरूर 1 से 2 एकड़ जमीन चाहिए कम से कम। ज्यादा बड़ा लगाओगे तो बड़ी जमीन ज्यादा, ये जरूर तो किसान के पास में है, कोई बड़ी वाली बात नहीं जी। ओ जी। जी, बहुत सुंदर संवाद। और मैं आदरणीय पवन कुमार सर जी को पतंजलि पीठ हरिद्वार से सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और आज के इस सेशन में अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। नमस्कार, ओम प्रणाम सभी को। आज के भी हमारे मुरली मनोहर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 3 दिन से आप लगातार जमे हैं, डटे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं और मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपको नमन करते हुए, कल का जो सार मेरी समझ में आया वो यह था कि वो किसानों को करना चाहिए, वो यह है कि हम अपना उत्पाद की गुणवत्ता जरूर बनाए रखें। हम अपना कार्य जो है, जो हमें जिम्मेदारी दी गई है वो तो करते ही हैं, लेकिन हमारे लिए किसान होने के नाते उत्पाद की गुणवत्ता में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, इसके प्रति कोई टीका टिप्पणी नहीं हो, इसके प्रति किसी को इस बात के लिए संदेह नहीं करना पड़े कि गुणवत्ता खराब है, हमारी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। यहाँ से इस जगह से सामान आता है वहां पर, क्योंकि मैंने इसको अनुभव किया है और बहुत गहराई से हमने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा, किसान का भी व्यू पॉइंट देखा और ये देखा कि पहले कई वर्ष पहले, अब स्थिति सुधर गई है। जो सेब या जो फल आते थे पर्वतीय क्षेत्रों में, ऊपर की जो लेयर थी वो अच्छी रहती थी, नीचे की लेयर अच्छी रहती थी, बीच में कुछ गड़बड़ी हो जाती थी। तो जिस क्वालिटी की हम बात करते थे, गुणवत्ता की बात करते थे, वहां पर कहीं ना कहीं उसका खामियाजा व्यापारी को भी हो भुगतना पड़ता था और हो सकता है कि उपभोक्ता को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़े अगर वही पेटी उसको मिल गई ऐसे फलों की। इसी प्रकार से एक बार और मैंने देखा कि राजमा, पहाड़ी राजमा की बड़ी आवश्यकता थी, आवश्यकता बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। तो अ, शुरुआत में गुणवत्ता युक्त सामान आया, लेकिन जब जैसी डिमांड ज्यादा बढ़ी तो उसमें मिक्सिंग हो गई, मिलावट हो गई और इस चीज का फिर एक बड़ा नेगेटिव एक विचारधारा बनती है कि ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो ये चीजों को हमने पूर्व में भी चर्चा की है कि हम अपने जो हमारा गंतव्य है, हमारे जो 3G अप्रोच के ऊपर हमने बातचीत की थी। 3G में पहला हमारा गंतव्य है, दूसरा हमारी गुणवत्ता है, गुणवत्ता बनाई रखें और इसके साथ फिर अपनी गति को भी बनाए रखें। इस सत्र के ऊपर भी हमने जब चर्चा की थी तो इसी चीज पर हमने चर्चा की थी कि हम अपनी गुणवत्ता हम बनाए रखेंगे। हम हमारी गति चाहे धीरे हो, हमारी संख्या चाहे कम हो, लेकिन हम अपनी गुणवत्ता से किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं करेंगे।
और ऐसा मुझे लगता है कि हर एक व्यवसाय का जो मिनिमम चीज है, वो चाहे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, चाहे वो अपनी सेवाएं देते हो, नौकरी करते हो, उत्पाद बनाते हो, और ग्रामीण क्षेत्र में किसान अपना उत्पाद बनाता हो, एक कॉमन जो मिनिमम चीज जो हमें जरूर करनी चाहिए इस भारत देश में, अपनी उत्पादकता कहेंगे या अपनी जो है उसकी गुणवत्ता बनी बनी रहे, तभी जा करके हम इस देश को आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। हम जो भी काम करें, वैचारिक रूप से काम करें, लिखित रूप से काम करें, एक सेवाएं देने का काम करें, उत्पाद बनाने का काम करें, चाहे वो मशीन में बने, चाहे वो प्रकृति से निकल करके आए, उसकी जो साफ सफाई होनी है, हर एक चीज की क्वालिटी कंट्रोल का जो काम होना है, उसमें हम गुणवत्ता को जरूर देखते हैं। और इसको मशीनी युग में गुणवत्ता को बड़े आसानी से नापा जाता है, उसकी क्वालिटी ग्रेडिंग हो जाती है। इसी तरह से जो सरकारी सॉरी जो काम होता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम हो, चाहे सरकारी क्षेत्र में काम हो, हर एक कर्मचारी की गुणवत्ता को उसको देखा जाता है, उसका एक एनुअल अप्रेजल होता है, और उसके आधार पर वो आगे बढ़ते हैं, उनको प्रमोशन मिलता है या नहीं मिलता है, ये जो भी होगा उसमें बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, कई सारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हमारे किसानों को भी अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए, और उसके लिए तरीके निकालने चाहिए, तकनीक का सहारा लेना चाहिए, उसमें सरकार भी उसमें मदद कर रही है। तो इसको करते हुए हम अपनी गुणवत्ता को जरूर ध्यान में रखते हुए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किसान को क्या करना चाहिए, वो अपनी तैयारी किस प्रकार से करे, वो तैयारी करने में उसको बाधाएं आती हैं, उस बाधाओं से कैसे वो पार होगा, इन चीजों पर भी आज के हमारे मुरली मनोहर जी अपने विचार अपने बताएंगे, और सदन को हम मार्गदर्शन करेंगे। तो क्योंकि ये कठिन कार्य है, आसान कार्य नहीं है, मैंने इसको देखा है बहुत बार, कई बार जल्दी जाना होता है कि एक समय की कमी होती है, कभी संसाधनों की कमी होती है, कभी हमें जानकारी की कमी होती है, तो हम लोग नहीं कर पाते हैं, विशेषकर छोटे किसानों के साथ ये कई बार समस्या हो जाती है। और मैंने इसको देखा कि इसको अगर सही तरीके से नियोजित किया जाए तो जरूर होगा, क्योंकि मैंने एक कार्यक्रम कई वर्ष पहले किया था, जिसमें हमने घास बीज का उत्पादन किया। घास बीज का उत्पादन, घास होती है, पर्वतीय क्षेत्रों की घास होती है, उसको टेम्परेट ग्रासेस कहते हैं, बड़ी महीन होती हैं, बड़ी पतली छोटी छोटे दाने, 1 किलोग्राम में हजारों उसमें बीज उसके हो जाते हैं। और इस तरह से इसको किया कि 500 महिलाओं के साथ ये कार्यक्रम किया, और जिसने 100 ग्राम बीज भी दिया तो उसको भी इकट्ठा करा करके उसको पैसे दे दिए, और फिर उसकी गुणवत्ता की सफाई की जिम्मेदारी हमने खुद ली। और लेकिन हमने करीब कई सारा 2 टन घास का बीज पैदा करवा करके, महिलाओं से पैदा करा के, उनको पैसे दे करके, और उसकी गुणवत्ता के आधार पर पैसे दे करके उसको सरकार को उपलब्ध कराया। उस समय घास के बीज के बारे में कोई सोचता भी नहीं था कि ये घास का बीज भी हो सकता है। इस घास का बीज का उत्पादन ग्रामीण अपने क्षेत्रों में, अपने मेड़ों में कर सकते हैं, अपने खेतों में कर सकते हैं, और खेतों में भी नहीं, अपनी मेड़ों में कर सकते हैं। उसका चारा लेकर के अपने पशुओं को खिला दे, बाकी जो चीजें हैं, जो बीज है, जब बीज का हुआ तो उसको इकट्ठा करके उसकी छोटी छोटी मात्रा को भी, 2 टन मात्रा इकट्ठा करने पर बहुत बड़ा क्षेत्रफल में उसको स्टोरेज का रखना पड़ा, और उसको, या तो ये पर्वतीय घासों का एक मेरा अभी अभी मुझे याद आया, गुणवत्ता की जब बात करते हैं, ये उसको करने के लिए कैसे कैसे कितने लोगों के साथ अलग अलग तरीके से हमें मेहनत करनी पड़ी, हमने उसमें कार्य किया, उसमें सफलता पाई, उस बीज का सरकार को दिया, सरकार ने उसको फैलाया, और जहाँ भी ऐसी जो घासें थी, पेरिनियल राई, ऑर्चर्ड ग्रास, और इस तरह की जो घासें हैं, मुझे याद आ रहे हैं नाम उनके, तो उनका विस्तारीकरण हो पाया उस क्षेत्र में, लोगों ने इसको उत्पादन किया, और उसको एक व्यावसायिक रूप से, बीज के रूप में, एक नई आजीविका का साधन महिलाओं के लिए विशेष रूप से इसको हमने चलाया था। तो मुझे ये गुणवत्ता के उसमें, हम गुणवत्ता का कैसे ध्यान रखेंगे, हमें गुणवत्ता के लिए क्या करना चाहिए, और किन चीजों पर हमारी गुणवत्ता खराब हो जाती है, ये भी एक चीज है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सारा सब कुछ खराब ही निकले, कुछ चीजों में तो अच्छी रहती है, किसी चीज के लिए मानक बने हैं, मानक हर एक चीज के बने हैं, कई बार उसको चेक करने वाले फेल भी हो जाते हैं, कई बार वो चेक नहीं भी करते हैं, लेकिन उसका प्रभाव कई बार हमारे किसान को ही भुगतना पड़ता है, या उपभोक्ता को भी भुगतना पड़ता है। हमने गुणवत्ता मेंटेन नहीं की, जैसे मैंने
सेब की पेठी, फल की पेठी, प्लम की पेठी, और जो हमारे वहाँ उत्पाद होते हैं, ऐसी पेटियों को जो पेरिशेबल ज्यादा होते हैं, या उसके जो ग्रेडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था कि हमने कहा कि हमारा ये ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, लेकिन बी ग्रेड में हमने सी ग्रेड भी थोड़ा सा घुसा दिए, ए ग्रेड में हमने बी ग्रेड और सी ग्रेड को बीच में घुसा दिया। तो ऐसा करके वो गुणवत्ता का जब ह्रास होता है तो हम उसका नुकसान सभी को होता है। तो इस विषय पर मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा मुरली मनोहर जी कि इस गुणवत्ता के ऊपर हम आपके विचार और आपका मार्गदर्शन हमें मिले, इसके बारे में आप बताएं। नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर, आप आपने म्यूट है, जी अनम्यूट है सर, म्यूट कर लें। हाँ हमारे म्यूट है, मोबाइल म्यूट कर। हाँ, जी आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हाँ जी, शुरू करो। जी शुरू करिए। जी 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 बहुत सुंदर बात माननीय जी ने कही। और ये मैंने जैसे पहले भी कहा था कि एक समस्या है, वृक्ष हमारा पूरा खराब है तो पत्ते तोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा, हमें जड़ में ही उपचार करना होगा। और इस सब की जड़ का मूल कारण है आर्थिक असमानता। यदि हमने जो खराब चीजें उत्पादन की हैं जानबूझकर या हुई हैं, जो भी हो सकता है, किसान को बहुत से लोग जानबूझ, हमने ऐसा एक हमारे मित्र हैं यही बालाघाट के पास में, उनका फार्म हाउस है, सिवनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मैं वहां गया तो वहां हमने ये देखा कि साहब वहां पर इतनी यानी आदमी खड़ा नहीं रह सकता कि इसमें कीटनाशकों की बदबू आ रही थी, इतनी बुरा हाल था। पर मैंने पता लोगों से पूछा, पता किया, भाई बड़े नेता भी हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, मैं पूछा लोगों से तो मैं उनने बताया साहब कि ये फला फला का है, फार्म हाउस है और उसमें रोज ट्रक भर के सब्जियां जबलपुर जाती हैं, नागपुर जाती हैं। तो मैंने कहा इसका तो जब यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है तो मरेगा आदमी। तो उनके यहाँ के लोगों ने हमें बताया, गांव वालों ने, कि साहब इस फार्म हाउस का एक भी टुकड़ा, ये जिसका उत्पादन हो रहा है, उत्पादन करने वाला, वो अपने घर नहीं ले जाता, यहाँ से एक भी, सब दुनिया को भेजता है। मूल कारण है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, आर्थिक असमानता का कारण। यदि कोई इंजेक्शन लगा के लौकी को, छोटी सी लौकी को बड़ा कर रहा है, तो उसका मूल कारण यह है कि साहब उसके पास में लौकी में जो उत्पादन से लाभ होना चाहिए वो बराबर नहीं हो रहा। हम दो प्रकार से इसका काम करते, एक तो हम लोभवश भी करते हैं और दूसरा आवश्यकतावश भी करते हैं। बहुत सारा काम लोभवश करने वाले लोग भी हैं, परंतु आवश्यकता के कारण करने वाले अधिक हैं। ऐसा मेरा अनुमान है। जब हमारे पास मजबूरी होगी, बाजार में हम जब खड़े होंगे तो शक्कर हमें भी उतने रुपया किलो मिलेगी, व्यापारी को उतने रुपया किलो मिलेगी, कपड़ा भी हमें उसी रेट से मिलेगा जिस रेट से व्यापारी को मिल रहा है, छोटे से छोटे सामान से लेकर बड़े से बड़े सामान। अब व्यापारी यदि एक उत्पादन में 1,000 रुपया कमा रहा है और किसान एक उत्पादन में 2 रुपया गमा रहा है, तो वो उस बाजार में कैसे खड़ा होगा। मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, सिंचाई विभाग में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि 1 किलो धान पैदा करने में, सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ, 1 किलो धान पैदा करने में 44 रुपए का पानी लगता है। अब आप विचार करिए, 44 रुपए का पानी, इसमें शासन की सुविधाएं हैं, चलिए मान लीजिए, तो फिर भी 20 रुपए का तो किसान का लगता होगा। तो वो जो केवल पानी कीमत उसको नहीं मिल रही है, तो वो क्यों नहीं बदमाशी करेगा, हम उसको दोष नहीं दे सकते। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब फसलें कहाँ कौन सी उत्पादन होना चाहिए, मांग हमारी क्या है, हमारी पूर्ति कम है, इस या पूर्ति ज्यादा हो रही है जिससे रेट कम हो रहे हैं या गुणवत्ता खराब हो रही है, इन सब का समाधान किसान नहीं कर सकता। इस सब का समाधान गवर्नमेंट करना पड़ेगा, सरकार करना पड़ेगा। सरकार को योजना, जो बड़े बड़े विभाग हैं, उनके कृषि विभाग में काफी कर्मचारी हैं, उनको चाहिए कि वो कहाँ पर किस क्षेत्र में कौन सी फसल पैदा होती है, उस फसल को कैसे कैसे बढ़ाए। और किस निसार के हिसाब से, समझ लो हमारे यहाँ बाजरा नहीं होता है, धान होती है, तो हम धान को जहां बाजरा होता है वहां पहुंचाएं, जहां बाजरा हो रहा है वहां से लेकर धान वाले क्षेत्र में ले आए। ये सारा काम हम अकेले नहीं कर सकते, किसान तो कर ही नहीं सकता। सबसे पहले शासकीय संस्थाओं को करना पड़ेगा,
और उसके बाद में हमारे सामाजिक संस्था है उनको करना पड़ेगा, और कुछ बुद्धिजीवी जो लोग हैं इस दिशा में काम करना चाहते हैं, उनके पास में आर्थिक संपन्नता है, वो विषय इसमें माने इसको परेशानी उनको ये नहीं है कि साहब हम किसी प्रकार से ये काम नहीं करेंगे तो हमारा परिवार परेशान हो जाएगा आर्थिक रूप से। ऐसे लोगों को सामने आना पड़ेगा और विशेष करके सामाजिक संस्थाओं को आना पड़ेगा। दूसरा काम, यदि सरकारी नीतियां गलत आ रही हैं, जैसा कि तुम्हारे यूरिया के समय में आया था, वो सरकारी नीति गलत आ रही है तो उस नीतियों का हमें विरोध भी करना पड़ेगा। अब 2000 तुम्हारा 1965 में आवश्यक वस्तु अधिनियम बना था। आवश्यक वस्तु अधिनियम का मतलब है जो वस्तुएं बहुत आवश्यक है वो होना, उसकी कीमत कम होना चाहिए। भाई क्यों कम होना चाहिए उसकी कीमत? जिस चीज की कीमत कम होगी वही तो गरीब होगा, वही तो दरिद्र होगा। उस आवश्यक वस्तु अधिनियम का ही परिणाम है कि आज हमारे देश का किसान दरिद्र है। अब बात आई थी कल के अमेरिका से लाल गेहूं मंगाया गया, ये हुआ वो हुआ और हमने हमारे यहाँ खाने को नहीं था। ये सब बातें बताने वाली बातें हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तब हमारी जनसंख्या मात्र 35 करोड़ के आसपास थी। हमारा 1 रुपये के बराबर $1 होता था, अमेरिकी डॉलर बराबर थी। हमारे पास में संसाधनों की कमी उस समय भी नहीं थी, आज भी नहीं है। उत्पादन हमारे पास है, परंतु प्राकृतिक आपदा आई थी 64 के समय में, 63-64 में प्राकृतिक आपदा, 2 साल रही हो, हम बहुत छोटे थे, हमने भी देखा है कि उत्पादन नहीं हुआ। उस समय हमने बाहर से लाल गेहूं मंगाई, ठीक बात है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आह्वान भी किया था साहब टाइम का खाना कम करिए, ये भी ठीक है, परंतु ये हमारी स्थायी समस्या नहीं थी। इस स्थायी समस्या को हमने ही अपनी नीतियों से, दूषित नीतियों से स्थायी बना दिया। आवश्यक वस्तु अधिनियम बना करके 1965 में माननीय इंदिरा जी ने बनाया था। उस WTO के दबाव में, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, व्यापारिक जो संस्था है अंतरराष्ट्रीय, उसके दबाव में आवश्यक वस्तु अधिनियम, क्योंकि एक किसान, हमारे भारत जो देश है 90%, 60-80 से लेकर 90% लोग कृषि कार्य करते थे उस समय। आज की स्थिति में ये 70 के आसपास पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे 50 पहुंच जाएंगे, उसके बाद में 10-20 बचेंगे। तो ये स्थिति के ये लोग कृषि कार्य करते और कृषि यदि संपन्नता का साधन बन गया तो विश्व में फिर से भारत तक खड़ा हो जाएगा स्वर्ण पाद लेकर के, और बाजार जो है वो कमजोर पड़ जाएगा। उन्होंने WTO ने एक बड़ा गजब का खेल किया कि खाद्यान्न कीमत कम की और अन्य संसाधन कीमत बढ़ा दी। अब दूसरी बात क्या की, जिन जैसे अन्य देशों में किसान काम करते हैं, वो लोग कह रहे थे आपको उनके पास तो गरीबी नहीं है, पर उनका हम पहले आकलन तो करें क्यों नहीं गरीबी। वहां की सरकारें, हम जैसे हम बिल्डिंग बनाने के लिए एस्टिमेट बनाते, रोड बनाने के एस्टिमेट बनाते, वैसे ही वहां की सरकारें प्रति एकड़ एस्टिमेट बनाती। आपको ये फसल लगाना है, आपको इतनी लागत लगेगी, ये संसाधन चाहिए, सारी व्यवस्था करते हैं। उसका लगभग आधा गवर्नमेंट वहां उसके अकाउंट में डालती किसान के, और किसान से कहती कि अब आप करिए, और फिर उसके बाद में जो उत्पादन होता है पूरा गवर्नमेंट खरीदती है, और गवर्नमेंट खरीदने के बाद उसको कम में करके बेचती है, इसलिए कि भारत बड़ा ना हो जाए, भारत खड़ा ना हो जाए। तो इन सब चीजों को भी हमें सरकार तक पहुंचाना होगा। इनके जो आकलन हैं जो लोगों ने किए हैं, कुछ लोगों ने, विद्वान लोग हैं जो समर्थित हैं, उन आकलनों को भी हमको गवर्नमेंट तक पहुंचाना पड़ेगा, उनसे कहना पड़ेगी साहब पे निश्चित रूप से इस बात पे आप या तो आप वो नीति अलाउ कर दीजिए, किसान को लागत मूल्य का आधा दे दीजिए, कोई बात नहीं, आप जिस रेट से चाहें उस रेट से ले लो, कोई तकलीफ नहीं है, या फिर उसका पूरी कीमत दीजिए। तो इन सब समस्याओं का समाधान हमारा और आप अकेले मिलकर नहीं कर सकते, मेरा ऐसा सोचना है। इसके लिए हमें सरकार के पास भी जाना पड़ेगा, समाज के पास भी जाना पड़ेगा, किसान के पास तो जाना ही जाना है। यदि उसके पास संपन्नता आएगी, वो बाजार में खड़ा होने की ताकत रखेगा, तो बेईमानी करना खत्म कर देगा। 100 में से 100 लोग बेईमान नहीं है, 100 में से 2 ही बेईमान है, 98 तो संपन्न सुखी रहना चाहते हैं। कोई भी आदमी कभी भी दुखी नहीं रहना चाहता, ऐसा मेरा अपना सोचना है कि कोई नहीं चाहता कि हम हमारे बच्चे बीमार हों, हम दुखी हों। तो इन सब का मूल जड़ जो है इस क्षेत्र के लिए वो एक ही है कि उनकी क्रय शक्ति कमजोर है। क्रय शक्ति कैसे बढ़ाई जाए, क्रय शक्ति बढ़ाएंगे तो धीरे 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 वो बेईमानी करना बंद करेंगे, इंजेक्शन लगा के लोग बड़ा करना बंद करेंगे, और जो फल जो लग रहे हैं, जो अपने ए ग्रेड और बी ग्रेड सी ग्रेड का जो चोरी करते हैं, ए को बी में मिलाना, बी को सी में मिलाना, इस टाइप का ये काम अपने आप बंद हो जाएगा।
फिर हमें उनके पास में जो वैचारिक पोषण, जैसे मैंने आपसे बात कहा, उनको ये सब बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, जो हमारे पुराने ऋषि मुनि करते थे कि भाई आप ऐसा करोगे तो नुकसान अपना खुद का कर रहे हो, किसी और का नुकसान नहीं कर रहे। इतनी बड़ी प्रकृति है हमारा। एक मैं प्रश्न रखना चाहता हूँ, संसार में हमें कोई ये बताए कि एक जीव टाटा बिरला के यहाँ जन्म लेता है, एक भिखारी के यहाँ जन्म लेता है, मनुष्य वो भी है, मनुष्य वो भी, ऐसा क्यों होता है? इसको जब हम आंतरिक दृष्टिकोण से, शास्त्रीय दृष्टिकोण से, हमारे पूर्व मीमांसकों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक ही हमें प्रत्युत्तर मिलता है, हमारा कर्म फल विधान। कोई भी व्यक्ति अभी का कमाया हुआ, तत्काल का कमाया हुआ नहीं खाता। मजदूर को भी देर सुबह से जाते शाम को मजदूरी कर लेता है और फिर उससे सामान खरीदता है और कल खाता है। हम हमेशा कल का खाते हैं, पूर्व कल का, आने वाले कल का नहीं। तो जो हमारा जीवन है यह भी पूर्व कल का है, और पूर्व कल की देन। तो हमको ये भी बताना पड़ेगा साहब कि आज यदि हम अपराध करेंगे तो कल हम पत्थर बनेंगे। तो इस वैचारिक पोषण को भी स्थान देना है। यदि इसको हम सुधारने में सफल हुए तो ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, ऐसा मेरा सोचना है। परंतु मैं इस विषय में बहुत बड़ी गहराई से बात नहीं कर सकता, इसकी सक्षमता मुझ में नहीं है। जो मुझे मालूम, मेरे सामने आया, मैंने आपको सामने रखने का प्रयास किया। ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी। और जो आपका मार्गदर्शन सदन में आपने दिया, आदरणीय पवन कुमार जी ने जो संवाद किया, गुणवत्ता हमारी अति आवश्यकता है। और इस पर हमारे सदन में उपस्थित भाई बहनों का किसी का कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो और कोई इसमें जोड़ना चाहता है तो हैंड रेज कर दे या अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। और मैं महाराष्ट्र से वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद मुनिलाल जी। गुणवत्ता पूर्ण होनी चाहिए और उसी हिसाब से मार्केट में जाना चाहिए। ये पवन जी ने जो बात कही उससे हम 100% सहमत है, पूरा सदन सहमत है। लेकिन उसकी दूसरे पहलू जो श्रीवास्तव जी ने बताई वह बात बिल्कुल मन को छूने वाली है कि धान के 1 किलो के लिए अगर 44 रुपए का पानी लगता है और उसकी कीमत अगर मार्केट में कम मिल रही है तो किसान क्या करेगा। मैं इससे जोड़ने वाली बात एक सिर्फ सदन के सामने रखता हूँ। 2-3 वर्ष के पहले मैं यहाँ पे नागपुर में सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो भारत सरकार का है, वहां पे मेरे कुछ एक मित्र थे। उनके 2-4 दिन में वो रिटायर होने वाले थे। उन्होंने बुलाया था कि भाई किशोर आ जा और मुझसे मिल करके। वहां पे मैं गया था। वहां पे उनसे मेरी ऐसी बात हो रही थी कि भाई कॉटन की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है और क्या निकालने के आपके तरीके क्या है। उस तरीके से हमारी बातें हुई और जो कॉस्टिंग वाले जो साइंटिस्ट थे उनको उन्होंने लेकर बात की। अंतिम बिंदु ये था कि एमएसपी उस समय जो थी उससे करीबन 1.5 गुना प्रोडक्शन कॉस्ट निकल रही थी। फिर मैंने पूछा कि भाई आप तो साइंटिस्ट हो, आपने सभी पैरामीटर्स के साथ में ये प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली है, तो फिर यह सरकार को क्यों नहीं देते आप? एमएसपी जो निर्धारित होती है उससे अगर 1.5 गुना आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है तो ये सरकार को क्यों नहीं बताते? उनका जवाब था जो मन को और सबको छूने वाला है। उन्होंने बोला कि सर हमारे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसमें तो ये बात सबको पता रहती है, लेकिन अगर हम इसको पब्लिश कर देवे तो मेरे से लेकर तो डायरेक्टर की सबकी नौकरी चली जाएगी। यह बात है हकीकत। कोई भी कॉटन यानी जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनको प्रोडक्शन कॉस्ट पूछो तो प्रोडक्शन कॉस्ट वो निश्चित बता देंगे कि जो एमएसपी होती है उससे 1.5 गुने से भी कई बार ज्यादा आती है। लेकिन वो आंकड़े वो गवर्नमेंट को पब्लिश नहीं कर सकते, ना ही दे सकते हैं। उनको सबको अपने नौकरी का, जॉब का खतरा होता है और इसलिए उन्होंने बता दिया कि सर ये सालाना का मसला है, हम भी किसान हैं, लेकिन किसान करके यदि हम यहाँ पे काम करें तो 1 मिनट में हमारी नौकरी चली जाएंगी। मैं ये हकीकत सदन के सामने पेश करना चाहता हूँ। धन्यवाद जी। इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूं, बोलूं? बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारी जो बंगले हैं, सरकारी संस्थान है, गवर्नमेंट के जो कृषि फार्म है, उन फार्म का आंकड़ा
हम इकट्ठा करें, उनमें जो व्यय हो रहा है, उनसे जो आय हो रही है उनको, वो ये कह देते हैं साहब कि हम तो रिसर्च कर रहे हैं इसलिए हमारी आय कम है और व्यय बहुत ज्यादा है। तो हम उन क्षेत्रों को भी देख सकते हैं जो उनमें रिसर्च नहीं होती है परंतु सरकारी फार्म हाउस हैं। यदि उस अनुपात में व्यय हो रहा है, उस अनुपात का व्यय किसान का नहीं हो रहा होगा। जब आप पढ़े लिखे किसान, यानी जो एग्रीकल्चर का अधिकारी वो पढ़ा लिखा किसान है, और हमारा अनपढ़ किसान है जो सामान्य किसान है, उसकी आय में और व्यय में यदि अंतर में असमानता है तो निश्चित रूप से अपराध हो गया। हम उन आंकड़ों को भी इकट्ठा करें और इन सबको लेकर के, अकेले मैंने मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र के आंकड़े पर्याप्त नहीं होंगे। जहां जहां हमको इस लड़ाई को लड़ना सब जगह से ले जाए, वो थोड़ा थोड़ा वो सब में अंतर होगा। तो वो आंकड़े इकट्ठे करके, और यदि हम इसको न्यायालय के माध्यम से फिर से जाते हैं, उस 4-5 केस, हमारा अपनी इच्छा है कि 4-5 कम से कम अलग अलग हाई कोर्टों में केस लगाए जाए, तो वो अपने आप सेंट्रल माने सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा और वो राष्ट्रीय आयाम बनेगा। और उन सबको अपन रखें। जब सरकार का कोई किसान, यानी सरकारी किसान माने जो पढ़ा लिखा एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करने वाला सरकारी किसान हो गया, सरकारी किसान को इतना खर्चा आ रहा है तो सामान्य किसान को इतना खर्चा क्यों नहीं आ रहा है, ये बताएं। यदि इस बात को हम स्थापित करने में सफल हो जाते हैं तो मैं समझता हूं ये हमारी समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी। जी ओ बहुत महत्वपूर्ण संवाद। जो सरकारी किसी फार्म है, सरकारी किसान हैं, उनकी लागत क्या होती है, और हमारे जो गांव के किसान हैं, सीधे साधे सच्चे किसान हैं, गरीब किसान हैं, उनकी लागत इतनी आती है। महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर मैं चाहूंगा हमारे आदरणीय शरद वर्मा जी अपना कमेंट रखें। आप तक आवाज सदन को शायद कोटि नहीं पहुंच कोटि रही है। प्रणाम। नहीं, आवाज आ रही है सर? सदन को कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज हमारे मुख्य अतिथि ने बहुत इम्पोर्टेंट बातों पे की है और बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत उनका अनुभव है। इस अनुभव को हम लोग प्राप्त भी नहीं कर सकते। और वो जो चीजें रखी हैं कि जैसे रिसर्च सेंटर जो है, तो भी सरकारी संस्थाएं हैं, अगर 1 कुंटल गेहूं है, 1 कुंटल अनाज में जितनी लागत लगाती हैं वो उसकी लागत हो जावे तो ये बहुत अच्छा है। इससे सही आंकड़े प्राप्त होंगे। और जैसे चावल बनाने में इतना पानी लगता है, उसका मूल इतना है, बहुत अच्छी बातें हैं। मुखर्जी जी से पढ़ाई के विषय में से जो बनाने का है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उस विषय में मैं 1-2 क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, अगर अनुमति मिले तो। जी 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 भाई साहब। जी, तो इसमें मुखर्जी से पूछना चाहता हूँ कि सर इसमें जैसे हम पराली कितनी लगती है, दूसरा ये है कि इसमें पराली किस किस चीज की यूज हो सकती है। जैसे मक्का की हो सकती है, लोग साइलेज बनाते हैं, आपको बताएं, गाय के लिए, और करीब 25,000 कुंटल प्रति वर्ष हम साइलेज बना रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जो अनाज आदमियों के लिए तो पूरी प्रकृति लगी हुई है, हर आदमी लगा, हवा लगी है, पानी लगी है, सब आदमी के लिए लगा हुआ है, लेकिन हमारी जो गौ माता है इनके लिए कोई भी कार्य नहीं कर रहा। तो हम लोग पशु आहार के रूप में साइलेज बनाते हैं और वो साइलेज है हमारा। हेलो, आपकी आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही, आवाज भी नहीं आ रही है। हेलो, रही है, आ रही आ गई। तो मुखर्जी आपका बहुत अच्छा है पराली से बनाने वाला, तो इसमें किस किस चीज की पराली का यूज हो सकता है वो हमें बताने का कष्ट करें। जी
देखिए, अभी हम, जैसा कि मैं विचार कर रहा हूँ और प्रयास भी रत हूँ आगे के लिए, तो मैं समझता हूँ किसी भी प्रकार का वनस्पति, किसी भी प्रकार की वनस्पति जो विषाक्त ना हो, जैसे तुम्हारे बेशरम है, विषाक्त है, और भी हैं, उनको छोड़कर हमारे सारे जो कृषि उत्पाद हैं सब हमारे काम आएंगे। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बेकार हो। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि ऐसी कोई जड़ी नहीं जो औषधि ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो काम का ना हो। हर में कोई ना कोई बहुत योग्यता, बढ़िया। विशेषता है, और हम उसकी विशेषता को ढूंढ रहे हैं यदि, तो वो हमारे काम का है। और विशेषता को नहीं ढूंढ पाए तो बेकार है वो। ऐसी कोई जड़ी नहीं है जो काम की नहीं है, बिल्कुल काम की है। हमें केवल उनकी गुणवत्ता को ढूंढना, खोजना है। तो हमारे पास जितने भी संसाधन किसान उत्पादन करता है वो सब काम के हैं। मैं एक घटना याद आ रही, मैं बताना चाहूंगा। जब हम लोगों ने काम शुरू किया था तो उस समय तुम्हारी वो लगा हुआ था, तुम्हारा क्या बोलते, ये बीमारी था, मैं नाम में भूल रहा हूँ उसका, नाम भी याद नहीं रखना चाहता, जिससे कोरोना। कोरोना। तो उसमें लोग बाग एक दूसरे से बात नहीं करते, हाथ में मिलाते चले। तो हम लोग कलेक्टर साहब के पास गए, बालाघाट कलेक्टर के पास में। तो हम उनके पास गए, हमने कहा सर ऐसा हम लोग काम कर रहे हैं और ये हमारा आवेदन है, आप हमें इसमें सहमति प्रदान करें। तो सबसे पहले तो उन्होंने हमसे ये कह दिया, साहब आप जिला उद्योग के माध्यम से भेजिए, हम सीधे नहीं लेते। अच्छा, वो उस समय की घटना दृश्य बता रहा हूँ मैं। वो एक टाली रखे हुए थे, उसमें आवेदन जो आते थे टाली में रखते थे। एक आदमी उनका अधिकारी खड़ा था, वो उसको पढ़ के और उसमें कमेंट्स लिखता था कि भाई आपने बता दिया कि हमारी ये समस्या, तो वो तत्काल अपने कमेंट नाम लिख लेगा, नंबर डाल देगा उस पर, और कमेंट लिख देगा इसकी समस्या ये है और यहाँ हल करना है। बस इन्होंने एक दूसरे के पेपर को छूते नहीं थे। अब इस स्थिति में जब हमने उनको बताया कि सर हम पूरी वनस्पति सब लेंगे, तो उन्होंने हमसे पूछा कि जो तालाब में जलकुंभी है, क्या उसका भी आप निदान कर देंगे? हमने, सर आपको ढूंढने नहीं मिलेगी। जब हमारी ये बात हुई और हम ऐसे खड़े हुए उठने, तो इस प्रकार से उन्होंने हमारा पेपर छुड़ाया, जैसे मैं पेपर लेके भाग रहा हूँ। जो हमारा आवेदन पत्र था, मैं भाग रहा हूँ, ऐसे उन्होंने छुड़ा लिया मेरे हाथ से, जिसको वो छूना नहीं चाह रहे थे। और उन्होंने तत्काल आदेश किया जिला उद्योग को कि भाई इस पे कार्रवाई की जाए, जबकि वो पहले ये बोल रहे थे कि जिला उद्योग से के इस माध्यम से भेजिए, मैं इस पे बाद में कमेंट्स करूंगा। कहने का मतलब हमारा ये कि साहब हमारे पास में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम उपयोग में ना कर सकें। किसान का उत्पादित समग्र जो भी है, एक आध दो आइटम को छोड़कर, मगर उनका भी उपयोग अपन दूसरे में करेंगे। ऐसी कोई वनस्पति नहीं जिसका उपयोग ना कर सके। हाँ, ये बात अलग है कि हमें उसमें धीरे धीरे प्रयास करना है। आज हम 10 चीज का प्रयोग कर सकते हैं, फिर 15 करेंगे, 20 का करेंगे, 50%, 60% करेंगे। अब आज ही सबका कर लेंगे, संभव नहीं। तो अभी आप, हम लोगों ने पराली में तय किया है, उसका हमने परीक्षण भी कर लिया है। अब आगामी के समय में हम भूसा में करेंगे। जब भूसा में हम सफल हो जाएंगे तो फिर और भी चीजें हम उसमें करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे मक्का वाली बात आई, सर जो दाना अभी हमारा आ रहा है, विदेश से आ रहा है, जर्मन से आ रहा है, चीन से आ रहा है, 4-5 अलग अलग स्थानों से आ रहा है, और पूरा मक्का से आ रहा है। और दुर्भाग्य हमारा ये कि मक्का हमारे यहाँ से वहां जाती है और फिर दाना बन के आता है। यदि हम उस मक्का का उत्पादन जो हमारे यहाँ हो रहा है, उसका यही दाना बनाना शुरू कर दें, तो जो हमारी महंगाई है, जो प्लास्टिक जो का विकल्प जो हमने प्रभुषम बनाया है, उसके नाम इसलिए लेना पड़ता प्लास्टिक का, क्योंकि प्रभुषम लोगों की जानकारी में नहीं है। तो जो हमने प्रभुषम बनाया है, प्लास्टिक का विकल्प है, वो हम लगभग, मैं समझता हूँ, 30 रुपया किलो सस्ता कर देंगे और यहाँ पे लाखों लोगों को रोजगार दे देंगे। तो ऐसा मेरा अपना सोचना है कि यदि मान लो हम सब मिलकर के एक बड़ा आयाम बनाए और माननीय स्वामी जी भी इसमें यदि सहभागिता दें, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। हम जो दाना बाहर से आ रहा है वो भारत में बना सकते हैं, और उसमें मक्का उत्पादन करने वाले क्षेत्र के सारे किसान हमारे, उनको लाभ होगा। और दूसरी बात ये है कि हमारा संकल्प है सर 15 लाख लोगों को रोजगार देना, और वो तभी संभव है जब आप सब इसमें सहभागी बने। क्योंकि हम अकेले 10 सिर के हो जाएं तब भी ये संभव नहीं है, किसी हालत में नहीं कर सकता। तो 15 लाख लोगों को रोजगार देना है कम से कम, ज्यादा भले हो जाए, और वो तभी संभव है कि जब हम यहाँ पर ऐसे उद्योग डालें, घर घर में अपना काम लागू करें, और साथ साथ में जो चीज हमारी वेस्टेज है जिसको हम फेंक देते, जलाते हैं, उसका उपयोग करें। तो संपन्नता निश्चित रूप से आएगी, और 2 साल 3 साल से ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बन जाएगा। अब हम चिड़िया नहीं बनाना चाहते कि उसको कोई भी खा लेगा, अब शेर बनाएंगे। ऐसा मेरा संकल्प है जी। ओ जी, बहुत महत्वपूर्ण।
आदरणीय मिथिलेश सिंह जी जो आज की हमारी युवाचार्य बहन जी हैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ अपना संवाद रखें। जी ओम। मैं आज के मुख्य अतिथि से ये पूछना चाहूंगी कि यदि हम एक यूनिट इसकी लगाते हैं तो इसमें कितने वर्कर होते हैं, लेबर कितनी होगी इसमें? जी, एक यूनिट लगाने में आप यूनिट की किस स्तर पर लगाना चाहते हैं इस पर डिपेंड करेगा। यदि आप छोटी यूनिट लगाना चाहते हैं तो आप 5-6 आदमी काम कर लेंगे। यदि आप बड़े लेवल में लगाना चाहते हो 100-200 आदमी भी लग सकते हैं। तो उसमें कोई निश्चित नहीं है कि आप यदि मान लो एक दीपक बनाने की मशीन डालते हैं, फर्ज करिए दीपक बनाने की मशीन डालते तो आप परिवार में काम कर लेंगे, लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप काम कर सकते हैं तो या 1-2 आदमी लगाना पड़ेंगे आपको। तो ये अपन प्रारंभ छोटे से करें, ऐसा मेरा अपना सुझाव है। एकदम बड़े से ना करें, जैसे जैसे हमें सफलता मिलती जाएगी वैसे वैसे बढ़ते जाएं। जी 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 जी, धन्यवाद। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। जी ओम। भूपेन्द्र शास्त्री जी को बुलाइए, उनके हैंड रेज थे। जी ओम। जी, आदरणीय भूपेन्द्र शास्त्री जी सादर आमंत्रित हैं। जी जी ओम। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आ रही जी जी। आज के सदन में जुड़े हुए सभी विद्वत जनों को मेरा करबद्ध प्रणाम। सदन बहुत अच्छे विषय पे चल रहा है। मुरली दादा बहुत अनुभवी हैं और उम्र में भी बड़े वयोवृद्ध हैं। आपका अनुभव और आपका किसानों के प्रति ये सोच सादर वंदनीय है। मेरी उम्र 27/7/2069 का जन्म है। कल एक विषय में लेके आया था कि हमने घोड़े दांत की मक्का और लाल गेहूं खाया है। तो घोड़े दांत की मक्का तो मुझे पिताजी से मालूम पड़ी है, लेकिन लाल गेहूं मैंने खाया है। ये 1993 में जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी की सरकार आई थी, उसके बाद 2000 में शायद हमारे यहाँ बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। पानी नहीं था और उसकी भयावहता बहुत खतरनाक थी। उस पीरियड में हम लोगों ने खाया, लेकिन वास्तविकता यह है कि किसान का उत्पादन ही नहीं हुआ था। मैं सिर्फ इंडिकेट करना चाहता था कि यदि इस देश का किसान अपनी ओर से भी कोई अकाल पैदा कर दे तो शायद ये समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी राष्ट्र के लिए। मैं कोई आतंकवादी किसान नहीं हूं, कोई उत्पादी किसान नहीं हूं। मैं हमेशा किसानों की उन्नति के लिए एक तरफा सोचता हूं। मैं अपने आप को इधर उधर नहीं हिलाता। मैं हमेशा चाहता हूं मेरे देश का किसान सुसंपन्न हो, वह अन्नदाता हो। मैं कई बार कहता हूं कि द्वापुर के अंदर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम जी का अगर आप कहीं चित्र देखने को मिले तो उनके चेहरे के ऊपर, उनके सिर के ऊपर मुकुट है और वो सोने का है। उनके पूरे शरीर के ऊपर स्वर्णाभूषण है। किसान भी इसी तरह संपन्न रहा होगा, लेकिन आज उसकी स्थिति यह है साहब कि उसके सिर पे से साफा भी चला गया। अब वो नंगे सिर दिखाई देता है। और जब सर पे से साफा चला गया है तो इस सरकार की नीतियों की वजह से उसका सिर नंगा हो गया है। और मुझे लगता है कि अब अगला नंबर उसके कुर्ते का है और बहुत जल्दी उसका कुर्ता भी उतरने वाला है, क्योंकि आज तक आजाद भारत में भारत के किसानों के लिए कोई भी अच्छी योजना नहीं बनी है। जो सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है, 70% आज की तारीख में भी 67% के लगभग आ रही है कि लोग कृषि कर रहे हैं। मैं बेरोजगार मानता ही नहीं इस देश को। मैं इस देश का सबसे बड़ा उद्योग ही कृषि को मानता हूं। हमारे देश का सबसे बड़ा उद्योग कृषि है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसको उद्योग का दर्जा नहीं है। सरकार की सारी नीतियां कृषि के ऊपर बनना चाहिए, लेकिन बनती 3% के लिए है। हमारे यहाँ सोनवाड़ में कहावत है, आपको मजा आएगा, कि घर भाड़े दुकान भाड़े न छोरा छोरी जलेबी झाड़े। जो लोग किराए के मकान में रहते हैं, जो लोग किराए की दुकान में बिजनेस करते हैं, जो लोग बैंक से लोन लेके अपना सारा काम खड़ा करते हैं, उनके बच्चे बहुत संपन्न होते हैं। उनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। हमारे यहाँ जलेबी सबसे बड़ा हमारी मिठाई का केंद्र है, वही हमारा आधार है। लेकिन किसान का बच्चा उस जलेबी से भी दूर है साहब। कभी नीचे बॉटम लाइन पे जाइएगा, कभी गरीब के घर पे जाके बैठिएगा, उस रमलू भगत का दलिया खाइएगा, तब आपको पता चलेगा वो खेतिहर मजदूर कितना परेशान है।
वो खेती करने वाला किसान, जो छोटा किसान है, जो बड़ा किसान है, किसान कोई भी है, बहुत परेशान है साहब। जिस आप अभी कह रहे थे कि रिसर्च सेंटर के अंदर 27 रुपए किसान की आय बताने वाले लोग 700 रुपए का पानी पीते हैं वहां बैठ के। उनके सामने रखी हुई बोतल की कीमत 700 रुपए लीटर होती है। वो ये नहीं सोचते हैं कि हम किसान की आय कैसे बढ़ाएंगे। किसान की आय बढ़ना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, तरानू के अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय राजा दिग्विजय सिंह जी ने एक योजना लेके आए थे शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए, शिक्षा कर्मी, और उसका मासिक भुगतान उन्होंने 500 रुपए तय किया था। 1 महीने तक पढ़ाने जाने वाले टीचर को 500 रुपया मिलता था तरानू के अंदर। तरानू से पिंचानू तक 500 रुपए में उन लोगों ने 5 वर्ष काम किया। अंठानू तक, अंठानू के बाद पुनः नियुक्ति हुई, फिर 500 रुपए में काम किया। 2003 के अंदर मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी, शिवराज सिंह जी की किसान शिवराज सिंह जी की सरकार आई और उन्होंने उनको सम्मानीय वेतन देना चालू किया। आज वो शिक्षा कर्मी तरानू से लेके अब तक 50,000 और 1 लाख रुपए की तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं। 3% लोगों के अंदर उनकी संख्या आती है। 3% में शिक्षा कर्मी होगी तो मध्य प्रदेश के अंदर ज्यादा से ज्यादा 4 लाख संख्या होगी। अधिकतम शिक्षा विभाग के कर्मचारी इतने हैं। लेकिन उस समय तरानू में मैं खेती करता था, आज मैं खेती नहीं करता हूं। मैंने खेती छोड़ दी क्योंकि मेरा घर उस खेती से नहीं चलता है। वहां पैदा किए उत्पाद से मेरे घर में आज के इस भौतिक युग में मैं अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं करवा सकता, मैं अपने बच्चों को अच्छा भोजन नहीं करवा सकता, मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, उनको सामाजिक स्टेटस नहीं दे सकता, उनको कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल नहीं दे सकता। अगर मैं उस खेती के ऊपर दिन भर काम करता हूं तो मैं अपने बच्चों का कोई उद्धार नहीं कर सकता। ये मेरी बात बहुत जल्दी समझ में आई और 2003 के बाद मैंने खेती को लीज पे देना चालू कर दिया कि उससे जो आएगा वो ले लूंगा, लेकिन काम खेती के लिए करूंगा, किसानों के लिए काम करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जो आपने मुझे कहा उसका मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया है। हमारे खेतों में से 2006 के अंदर भारत पेट्रोलियम की एक गैस पाइपलाइन, डीजल पाइपलाइन निकल के जा रही थी। उस डीजल पाइपलाइन को हमने रोका और हमने ऑन द स्पॉट कलेक्टर, एसपी सब हमारे घर आ गए। हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, सब हमारे खेत पे आके खड़े हो गए क्योंकि निकलना हमारे खेतों से था साहब। हमने अपने खेत पे आंदोलन किया और उस वक्त हमने ये कहा कि हमारे एक संतरे को पैदा करने में हमारे 5 वर्ष खर्च हुए हैं। जब उसमें फसल आने का टाइम आया तो आप काटने के लिए आ गए। आप पता करवाइए, देश की विभिन्न मंडियों से पता करवाइए कि एक संतरे के 1 किलो की क्या कीमत है। आप आकलन करवाइए एक पौधे के अंदर कितना संतरा पैदा होता है। साहब आरबीआई में लिखा हुआ है कि हम हेक्टर से मुआवजा देते हैं। हमारे यहां पर विडंबना देखिए आप कि हमको जो मुआवजा दिया जाता है वो हेक्टर पे दिया जाता है, हेक्टर के आधार पर कि 1 हेक्टर में इतनी जमीन है तो इतना मुआवजा तय होगा। 35% उत्पादन अगर आपका हो गया तो आपको संपूर्ण माना जाएगा। कितनी बार कह दो, कितने मंचों से कोई भी हमारा बड़ा नेता, कोई भी हमारा राष्ट्रनायक भी ये कह दे कि आप लिख दो 100% नुकसान हुआ है, कलेक्टर नहीं लिखने देता है, वो 35% पे लाके रख देता आपको। तो हमने वहां पे आकलन करवाया और हमने कहा कि एक पौधे से कितना संतरा निकलता है, उस संतरे की कितनी कीमत है, एक पौधे से कितना रुपया हमको प्राप्त होने वाला और कितने सालों तक प्राप्त होने वाला है। ये संसाधन तो ये तो आपके पास है, ये टेक्नोलॉजी तो आपके पास है। आपके वैज्ञानिक जो बना के देंगे उसका आधा हमको दे देना साहब। 30,000 रुपए एक पौधे का मुआवजा तय हुआ उनके द्वारा आकलन करने के बाद। और आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि मुझे 25,000 रुपए पर प्लांट मैंने मुआवजा लिया है, 25,000 रुपए। और अपने सदन में बने सिंह जी जुड़े होंगे, बने सिंह जी भी उसमें मौजूद थे, उनके भी 14 पौधे उसके अंदर थे। और हमने अपने हिसाब से तय किया। हमने कहा किसान बहुत बड़ी ताकत है, किसान का जागरण होना चाहिए और किसान के हित में बात करने वाले लोग, किसानी के हित में बात करने वाले लोगों को आगे आना चाहिए। मैं इतना ध्यान दिलवा रहा हूं साहब, मैं 2000 के अंदर 98 के अंदर 2000 के अंदर जब हम WTO का विरोध कर रहे थे, डंकन प्रस्ताव के खिलाफ खड़े हुए थे, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमको WTO का सदस्य बना दिया और उससे हमारी इस बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई, मैं मानता हूं इस बात को, और हमने इसका विरोध किया था उस पीरियड में भी। तब मैंने हमारे आगर जिले के सबसे आखिरी गांव राजस्थान बाउंड्री के सोयत कला के एक ग्राउंड में खड़े होकर कहा था कि एक दिन हमारा गेहूं 2000 रुपए क्विंटल बिकेगा। उस समय तो 5 रुपए 6 रुपए किलो 8 रुपए किलो के भाव था, ज्यादा नहीं था। तो उस दिन मैंने कहा था कि 2000 रुपए क्विंटल बिकेगा। ये मैंने देखा मेरे आंखों के सामने कि मेरा गेहूं 2000 से अबव जाके आज बिकने लगा है। उसी दिन मैंने उसी मंच पे कहा था कि एक दिन ऐसी समस्या खड़ी होगी इस देश के अंदर
कि इस देश के किसान को किसानी करने के लिए सरकार को तनख्वाह देना पड़ेगी। और हमने देखा 2018-19 के चुनाव से पहले भारत सरकार के प्रधान पंत आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किसानों के लिए एक सम्मान निधि की घोषणा की है। ये सम्मान निधि मुझे आगे जाके किसानों की सक्षमता की एक निशानी नजर आ रही है। हो सकता है कि ये वेतन में जाके कन्वर्ट हो जाए। लेकिन साहब, इस देश के अंदर काम करने वाले ये जो काले अंग्रेज ना, ये बड़ी तकलीफ खड़ी करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के सीएम आदरणीय शिवराज सिंह जी ने एक घोषणा की थी, आपको जानकारी के लिए बता दूं, कि किसान को यदि उसके बेचे हुए मूल्य में अगर उसको उसका समर्थन मूल्य नहीं प्राप्त हो पा रहा, उसे एमएसपी में जो उसका न्यूनतम मूल्य वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो बाजार में बेचे हुए धान की कीमत में से, उस अनाज की कीमत में से जो बिटवीन डिफरेंस होगा वो हम भावांतर के रूप में देंगे। और उन्होंने ये भावांतर योजना चालू की। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि स्थानीय व्यापारियों ने जब किसान बेचने के लिए मंडी में जाता था तो उससे पूछते थे कि ये भावांतर के लिए रसीद बनवा रहे हो क्या हमसे। अगर भावांतर की बात हो जाती थी तो वो व्यापारी 200 रुपए उसमें से भाव कम कर देता था। 1800 रुपए कुंटल अगर चुनाव अपना गेहूं बिक रहा है तो 200 रुपए की राशि उसमें से कम कर देता। 1200 1300 उस जो इतना साहब, सरकार अगर कोई फायदा देती है ना किसानों को तो लोगों के पेट में मरोड़ चालू हो जाते हैं, मरोड़ चालू हो जाते हैं और वो उसमें से अपना हिस्सा मांगने लग जाते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों ने सीधे सीधे सीएम साहब से बात की मंदसौर में रेस्ट हाउस के ऊपर, और सरकार को बताया कि इस 50 रुपए वो मंडी वाला लेगा, 150 रुपए का रसीद का लगेगा, और इस तरह से मतलब वो एक्स्ट्रा रूप से, मतलब जो हमको भाव मिल रहा है मंडी के अंदर, जो हमारी बोली लगी उसमें 200 रुपए कम हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि किसान की बात करने वाले सारे नेता दिग्भ्रमित हैं, एक मंच पे नहीं है, एक बात करने वाले नहीं है। जब तक खेती किसानी के पक्ष में एक जैसी आवाज नहीं उठेगी, ये 70% समाज शोषित होता रहेगा, शोषित होता रहेगा। और मैं फिर कहूंगा कि घर भाड़े, दुकान भाड़े, छोरा छोरी जलेबी झाड़े, किसान फिर भी उस मुंह सकता है जिसका खेत अपना है, बेल अपना था, ट्रैक्टर अपना है, संसाधन अपने हैं, सब कुछ अपना है, लेकिन उसके हाथ आखिरी में जब घर आता है तो कुछ नहीं होते हैं, सबके लिए कुछ लाता है, लेकिन वो किसान फिर से अपना फटा हुआ दुपट्टा अपने सिर पर बांध कर आता है। ये स्थिति है, ये बदलना चाहिए। किसान सम्मान निधि नहीं, मैं तो बोल रहा हूं सरकार को सब कुछ लो, आप हमको कुछ भी मत दो, आप कोई आवाज की जरूरत नहीं, हमको कोई आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं है। इस देश के किसान को उपज को उसको औद्योगिक दर्जा दे दो, उसको उसका वास्तविक मूल्य दे दो, जो उसका लगने वाला मूल्य, उसका आंकलन आपकी समिति से करवाओ, किसान से मत करवाओ। कोई इस देश में बेईमान नहीं है साहब, कोई चोर नहीं है, कोई मिलावटखोर नहीं है। जब आप आज शुद्ध ऑयल के नाम के ऊपर 15% मिलाने की छूट देते हो, और हम मांग क्या रहे हैं आपसे, न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मांग रहे हैं ना, कम से कम मूल्य, अधिकतम तो नहीं लिखा रहा। आप तो बाजार में जाके देखिए ना, साबुन की टिकिया के ऊपर भी तो मैक्सिमम रेट लिखा रहता है, हम तो न्यूनतम मांग रहे हैं, न्यूनतम। ये देश किसानों पर आधारित है, इस देश की संपन्नता का आधार किसान है। हर 3 महीने में हम इस देश को सक्षम बना देते हैं, लेकिन जब तक कोई तबियत से पत्थर उछालने वाला नहीं आएगा साहब, ये ऐसे ही होता रहेगा। और इस देश का किसान या तो खेती छोड़ेगा या अपने बच्चों को नौकर बनाएगा। मैं तो कई बार कह रहा हूं कि आने वाला समय ऐसा नजर आ रहा है कि इस देश का किसान अपने ही खेत का मजदूर हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय शास्त्री जी, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा। और अब जो है किसी अन्य भाई बहन अगर और अपने कोई सुझाव मार्गदर्शन देना चाहते हैं, एक मिनट यदि अनुमति दें तो मैं इसमें बोलना चाहूंगा। जी, आपका स्वागत है जी। आपको सुनने के लिए हम लोग। शास्त्री जी साधुवाद के पात्र हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। मैं ये बताना चाहता हूं कि भावांतर जो योजना मध्य प्रदेश सरकार लाई थी, उसका हमने न्यायालय में विरोध किया है। भावांतर योजना एक प्रकार से षड्यंत्र था, किसानों को के नाम से और चोरी करने का तरीका था। जब का एमएसपी कानून है मंडी का, मध्य प्रदेश के मंडी अधिनियम के अंतर्गत लिखा है, इससे कम में व्यापारी खरीद ही नहीं सकता, ये नियम है, तो वो भावांतर क्यों? ये सब षड्यंत्र था। मैं इसका पक्षधर, मतलब मैंने इसका विरोध किया है न्यायालय के माध्यम से, ये गलत है, इसको नहीं होना चाहिए।
इसमें तर्क हमारे बेटे ने और भी वकील हमारे साथ में काम थे, सबने बाकायदा तर्क दिया कि साहब ये भावांतर योजना तो हमारे लिए सबसे ज्यादा हमारे जेब से ही जा रहा ना पैसा। भावांतर योजना का पैसा जो दिया गया वो कहाँ किससे दिया गया, कहाँ से लाए थे? हम किसानों से तो लिया था। जब 70% उत्पादक करने वाला संसाधन किसान देता है तो उसका ही तो टैक्स लग रहा है। हमको ये कहते हैं साहब आप करदाता नहीं है, वास्तव में तो करदाता हम हैं। ये बहुत गलत धारणा है लोगों की, साहब किसान करदाता नहीं, मजदूर करदाता नहीं। उपभोक्ता ही करदाता होता किसी भी चीज का, किसी भी चीज का। यदि व्यापारी कार खरीदता है 10 लाख रुपए की, तो वो 10 लाख रुपए कार की कीमत कपड़े से निकालता है, कपड़े का व्यापारी है तो वो कपड़ा पहनने वाला 70% किसान ही ना, भले वो 1 जोड़ी पहने या 2 जोड़ी पहने। वो जो भी उपभोक्ता है करदाता वास्तव में, अंतिम जो कर है टैक्स उपभोक्ता को लगता है। जब 70% हम हैं तो 70% कर हम ही देते हैं ना, और हम करदाता नहीं कहलाते। पिक्चर देखने वाला जो जाता है तो पिक्चर में टैक्स, टिकट में टैक्स रहता है, तो टैक्स चुकाने वाला कौन होता है? जो पिक्चर बनाने वाला, वो कहलाता करदाता, जबकि दाता वास्तव में हम हैं। तो ये चीजें जो हैं, जितने भी फ्री वाली जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लाभ देने वाली चीजें हैं, तथाकथित लाभ, वो सब षड्यंत्र ही है मेरी अपने दृष्टिकोण में, क्षमा करेंगे। और यदि हमें लागत मूल्य मिलती है जो होना चाहिए, और वही भी शासकीय निर्धारण के आधार पर, जिस प्रकार शासकीय उद्योगों, शासकीय कृषि फार्मों में जो लागत लगती है वो हमें दीजिए। हमारे किसान की आय, जिसके पास में 10 एकड़ जमीन है, वो आदमी 50 रुपया दिन में कैसे काम करेगा? उसके बच्चे भी तो, उसके परिवार भी तो है। यदि उसके पास में जो लागत मूल्य लग रही है वो शासकीय आधार पर, कोई भी फार्म जो है, फार्म हाउस गवर्नमेंट का है, उसके आंकड़े इकट्ठी किए जाए, पूरे देश भर के इकट्ठी किए जाए, और उसके आधार पर लागत मूल्य निकाला जाए और हमें दिया जाए। यदि उसका आधा भी गवर्नमेंट दे देगी तो हम संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे छोटे अधिकारी की तनख्वाह मान लो 25,000 है, तो बड़े अधिकारी की 1 लाख भी है, एवरेज निकाल दिया जाए तो हमें वो लाभ मिलना चाहिए। मेरा अपना निवेदन ये है कि हम केवल एक बात कहें, दूसरी बात ना, कि हमें समर्थन मूल्य का निर्धारण औद्योगिक नीति के अनुसार होना चाहिए, और समर्थन मूल्य से कम में यदि कोई भी खरीदता है, चाहे सरकार खरीदे चाहे व्यापारी खरीदे, वो दंडनीय अपराध होना चाहिए। यदि हम दोनों में सफल हो जाते हैं, कृषि को उद्योग का दर्जा और खाद्यान्न का ऊर्जा दर्जा दिया जाए, इस काम में हम सफल हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा समय लगे, 2 साल में भारत बन जाएगा। जी ओम। जी धन्यवाद भाई साहब। मैंने आपको, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, मैं वो छोटा उम्र में आपका आशीर्वाद चाहूंगा। मैं, मेरा भावांतर के प्रति कोई ऐसा सोच नहीं, जैसा आपके साथ हूं, मैं भी भावांतर में आपके साथ ही हूँ, भावांतर से आपसे दूर नहीं। मैं तो यह कह रहा हूँ कि भावांतर नाम की एक योजना दी थी, उस योजना का भी हमको सही मूल्य, मतलब उसका भी प्रॉफिट नहीं हो पाया। हमारा पैसा है वो, ठीक है, आप हमें किसी भी माध्यम से हमें बेवकूफ बना के दे रहे हो, हम समझ रहे हैं उस बात को, उसमें मैं आपसे बिल्कुल अलग नहीं हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उस योजना का भी हमको किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ कि उसमें से भी व्यापारी ने हमारा पैसा काट लिया। जो सरकार ने हमारा पैसा हमें वापस किसी अन्य माध्यम से देने का प्रयास किया कि इस तरह से हम आपको वापस रिटर्न कर रहे हैं, कहीं से भी पीछे हाथ ले जाके डाल रहे थे, तो उसके अंदर भी जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, वो भी, मैंने कहा है कि किसान के हित में जब भी कोई काम होगा, बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़ चालू होती है। जी जी, ये मरोड़ बंद होना चाहिए साहेब। और मेरा तो एक तरफा सोचे, मैं साहब एक तरफ से काढ़ा हूं इस मैटर में। मुझे सिर्फ किसान, ओनली किसान, ओनली किसान, ओनली किसान, किसान 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 इस देश की बड़ी शक्ति है साहब। जिस दिन ये शक्ति जागृत होगी, उसी दिन, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा। जब तक सुखी किसान ना होगा, भारत का उत्थान ना होगा। ये हम तो ये बोल रहे हैं, राष्ट्रवादी हम चक्का जाम नहीं करते हैं, हम उत्पादन कम नहीं करेंगे, हम सब करेंगे, लेकिन हमारी लागत मूल्य से जो हमारा जो उचित मूल्य है, हमारा उचित मूल्य हमको चाहिए। जब तक हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम चाहते हैं कि हमें अपना अधिकार चाहिए। हम शासन से कुछ भी नहीं, मैं तो सब्सिडी के भी पक्ष में नहीं हूं। आप दोनों हमको उचित मूल्य, लेकिन वो हमें दे ही नहीं रहना साहब। तो अन्य कई माध्यमों से जो आ रहा है, मैं कह रहा हूं सरकार को उचित पैसा उसके किसान के जीवन यापन का उसके पास पहुंच जाए। वो भी तो इस देश का नागरिक है ना। आप उसके प्रधानमंत्री आवास दे रहे हो, बड़े खुश हो रहे हो, फोटो डलवा रहे हो, 2 लाख रुपए, 1,65,000 रुपए दे रहे हो, और उसमें वाई लूट रहे हो, 40,000 रुपए भ्रष्टाचार कर रहे हो उसमें से। तो
ये देने की जरूरत ही नहीं ना। वैसे किसान को आप अगर उसका पैसा दे दोगे, उसका हक दे दोगे, वो खुद का मकान क्या हो तो महल बनाएगा साहब। एक नंद के घर में अगर 9 लाख गायें बन सकती थी तो हजारों नंद घूम रहे हैं साहब, जी जी हजारों। सरकार की पॉलिसी है। हमारे यहाँ पर एक कामधेनु गौशाला है साहब, पथमेड़ा वालों को दी है, और गाय पालने के लिए 100 रुपए दे रही है सरकार उसको, और 300 करोड़ की प्रॉपर्टी दी है उसको। किसान को एक गाय पालने के लिए 900 रुपए देने की बात की थी, एक को भी नहीं दिया है। तो किसान के और भारत विरोधी गतिविधियों में ये राष्ट्र के अंदर कुछ लोग हैं, अभी उनको और तत्वों को पहचानना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन ये अन्नपूर्णा हमारे ऊपर जरूर प्रसन्न होगी, क्योंकि हम उसके माध्यम है, उसके लिए काम करने वाले लोग हैं, इस धरती को मां समझने वाले लोग हैं। आपने जो ज्ञान दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपकी पीड़ा हम समझ रहे हैं। आपने जो कृषि छोड़ी है, दिल से नहीं छोड़ी, मजबूरी में छोड़ी है, परंतु वो पीड़ा आपकी इतनी जागृत हो, ईश्वर करे कि वो पीड़ा हर किसान की बन जाए। तो जिस दिन ये पीड़ा हर किसान के घर पहुंच जाएगी, उस दिन हम उत्थान हमारा होगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। जी ओम। जी आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, बिना किसी समय लिए आप सादर आमंत्रित। जी नमस्कार, मैं फिर से आ रहा हूँ और मैं इसलिए कुछ बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ों से सहमत हूँ, लेकिन मेरे भी कुछ अनुभव हैं, तो कृपया मेरी बातों को अन्यथा नहीं लें। मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ कि किसानों की आय में वृद्धि होनी चाहिए, किसानों को मूल्य पूरा मिलना चाहिए, उनका शोषण नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये चीज़ें होती हैं, और मैंने भी अपने जीवन में इस तरह से ही काम किया कि एक तरफ़ा इसको सोचा, लेकिन जब एक तरफ़ा सोचा तो इसमें हमें पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं हुई, कुछ जगह पर निराशा भी मिली। ये मेरे अपने अनुभव हैं, मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं और मुझे छूने वाले अनुभव हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इसको शेयर करना चाहिए। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हो सकता है मेरे इसमें त्रुटि हो गई हो सकता है हमने कुछ ऐसा किया हो जिसमें हम आगे नहीं कर पाए, उसको सही तरह से नहीं कर पाए। तो मेरा अपना अनुभव ये है कि मैंने जब किसानों के साथ मिल कर के, ज़मीनी स्तर पर रह कर के, गाँव में रह कर के काम किया, तो हमारी भी बड़ी प्रबल एक तरफ़ा इच्छा थी कि गाँव में रहते हुए किसानों का कल्याण हो, उनका भला हो, उनकी आय में वृद्धि हो। तो एक कार्यक्रम मैंने और किया था, जिसमें हमने बेमौसमी सब्ज़ी उत्पादन करके उसका ट्रायल किया, उसको संपादित किया, लोगों की बात को ध्यान से सुना कि वो क्या करना चाहते हैं, और बहुत सारी असफलता के बाद एक बेमौसमी सब्ज़ी का जो कार्यक्रम हमारा चला, उससे लोगों की आय में उस समय लोगों का जीवन यापन वही था जिसमें कि अभी हम बातचीत कर रहे हैं कि मुझे मिल कुछ नहीं रहा है, मैं बचा नहीं पा रहा हूँ, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी क्या स्थिति होगी। तो ये बेमौसमी सब्जी का उत्पादन करके लोगों की आय में उस समय सालाना करीब 18,000 रुपए, एक 5 नाली, एक चौथाई एकड़ से भी कम एरिया में उसकी आय करीब 18,000 रुपए अतिरिक्त उसको मिलने लगी। बहुत सुंदर, हम तो बहुत खुशी के मारे, हमारे तो बहुत बढ़िया वो हो गया। और ये ये जो सब्जी उत्पादन हुआ, ये फैल गया, ये कई गाँव में फैल गया, ये 40-50 गाँव में फैल गया, जहाँ पर एक भी सब्जी का उत्पादन नहीं हो पाता था, वहाँ पर करीब 40-50 गाँव में ये सब्जी का उत्पादन, और उसको बहुत अच्छे मूल्य उसमें मिलने लगे, मतलब तुलनात्मक तरीके से, जो मैं बता रहा हूँ कई वर्ष पहले की बात है, और मिलने लगे। लेकिन और हमें भी बहुत खुशी, हम भी कह रहे हैं अरे बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो गया, और किसानों ने तो ऐसा कर दिया और इसकी आय में वृद्धि हो गई और ये हो गया। उसके 2 दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिले बाद में, जब उसको गहराई में हमने देखा, क्योंकि हम समग्र रूप से काम कर रहे थे। हमने ये देखा कि वहाँ पर जो, और ये भी बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे, जब हम किसी समाज में हम बातचीत करते हैं तो सारी पल्स तो हम समझ नहीं पाते, और उसमें तो मैं जवान था, मुझे तो इतनी ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। लेकिन हमने उनके साथ हम नियमित रूप से वार्ता करते थे, और कुछ ही बुद्धिजीवी किसान इस तरह से आकर के अपनी बात कह पाते थे, जिनकी कमिटी बनी थी, जिनकी एक समिति बनी थी, और महिलाएँ भी हमारे साथ मिल कर के काम करती थी, उनका समूह अलग से था। बच्चों के साथ भी मिल कर के काम करते थे, स्वास्थ्य पर भी काम करते थे। तो कुछ समय बाद हमें यह देखने का ऑब्ज़र्व हमने किया कि जो शराब की दुकान है, वहाँ की आय भी बढ़ गई, उसकी आय तो सबसे ज़्यादा बढ़ी। उसकी आय में 15,000 रुपए सालाना, जितना भी उसका वो था, अब उसका तो 2 लाख रुपए होने लग गए उस छोटी-सी जगह। तो एक तो नुकसान ये हुआ कि हमारे जो समाज का जो प्रचलन था, समाज के सभी लोगों का, अब मैं
ये नहीं कह सकता हूँ कि समाज के सभी लोग ऐसा कर रहे थे, लेकिन समाज के कुछ लोग तो जरूर इस तरह के कृत्य कर रहे थे। और शराब पीने के बाद जो उसका दुष्परिणाम हमारे परिवार में, हमारे बच्चों पर, हमारे बीवी पर, हमारे जो महिलाएं हैं, उसके ऊपर जो दुष्परिणाम है वो भी हमें कुछ हद तक के कहानियां सुनने में लगी। ये सबके साथ नहीं हो रहा था, ये शायद कुछ ही जगह पर हो रहा था। शायद कितना व्यापक था मैं अभी मुझे याद भी नहीं है ध्यान। और दूसरा जो प्रभाव ये पड़ा वो ये था कि हमारे जो जंगल हमने बचाने का संकल्प लोगों के साथ लिए थे, उसमें भी एक प्रभाव ये पड़ गया कि वो जंगल में बचा रखे थे, वहां पर कटान होने लगा। भाई क्यों होने लगा कटान? भाई इसलिए क्योंकि जो जमीन में पहले मक्का होती थी, उसमें हमने सब्जी का उत्पादन करवा दिया। और सब्जी का उत्पादन हुआ तो जो चारा की आवश्यकता थी, उसके लिए एक पर्यावरण पर लोगों की आवश्यकता तो है, जानवर तो है, उसका पोषण भी करना बहुत जरूरी है। तो जंगल जो बचे थे, जो सामुदायिक जंगल थे, उस पर कटान होने लगे। तो जब ये चीजें, ये ट्रेंड हमें समझ में आया और हमने लोगों ने बातचीत की, क्योंकि हम बहुत भुले थे, क्योंकि हम गाँव में ही रह रहे थे, उन्हीं गाँवों के बीच में हम रह रहे थे। तो जब ये वार्तालाप हुई और सारी चीजें मुझे नहीं हुई, मेरे अपने स्टाफ से भी मुझे पता लगा कि ऐसा हो रहा है, हमने फिर से चर्चा की, भाई इसका फायदा क्या हुआ? ये आय बढ़ाने का फायदा क्या है? भैया अगर लोग अगर शराब पी करके अपने घर वालों को करेंगे और ऐसा करेंगे, महिलाओं का अपमान करेंगे और तुम अपने जंगल को काटोगे, तो इसका फायदा क्या है ये कार्यक्रम चला के? हमें तो लगता है ये कार्यक्रम चला करके कुछ फायदा ही नहीं हुआ। आपकी आय बढ़ गई और उसमें कोई सब्सिडी नहीं दी हमने, इस कार्यक्रम में कोई सब्सिडी नहीं थी। कोई ऐसा वो नहीं था कि हम सब्सिडाइज़ कर रहे हैं किसी भी तरीके से। ये इसको इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि इसमें बिना लागत लगाए, बिना एक पैसा खर्च किए हुए, ये कार्यक्रम चल गया। उसकी कहानी अलग से मैं बताऊँगा। तो ऐसा भी ये मतलब, तो ये संस्कार के साथ हमारा होना बहुत ज़रूरी है। भई विकास भी हो तो वो संस्कार के लिए हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास तुरंत कोई आंसर नहीं था। लोगों ने भी इसको रियलाइज़ किया कि हाँ, ऐसा हो रहा है, ऐसा हम देख रहे हैं, ऐसा हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लेकिन तुरंत कोई समाधान नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी तो लत लग गई थी, पैसा कमाने की लत हो गई थी, पैसा उसको वो खुद कर रहे थे, इसके ऊपर निर्भर नहीं थे, ना सरकार के ऊपर थे, ना हमारी संस्था के ऊपर थे, ना किसी वैचारिक रूप से थे। बाज़ार से जाकर के ले रहे थे, उसको बाज़ार की रास्ता मिल गया, आय में वृद्धि हो गई, लेकिन कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई। तो मैंने मीटिंग में कई बार लोगों के साथ जब चर्चा की अलग-अलग गाँव के, उसमें अपना जो कंसर्न है, उसको सामने रखा। उसने कहा कि उसमें यही बताया, हमने विरोध भी नहीं किया कि तुमने गलत किया। हमने कहा ये चीज़ जो आ रही है, आप बताओ कि ये सही है कि गलत है? ये इसमें आप निर्णय करने वाले हैं और इसमें आपने निर्णय करना है। अब जिसमें भी हमने उसकी फल की भी चिंता नहीं की कि वो क्या कर रहे हैं, वो करेंगे, नहीं करेंगे, आगे बात करेंगे, कुछ करेंगे, तो उसके ऊपर उनको पूर्ण रूप से छोड़ दिया। महिलाओं के साथ हमने अपनी टीम से कहा ज़रूर उसके साथ बातचीत करते रहें, उनके साथ उनका मनोबल बढ़ाते रहें, एक-दूसरे की महिलाएँ एक-दूसरे का सहयोग करते रहें। इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते हुए अपने कार्य को, अपने जीवन में ये जो परिवर्तन आया है, इसके सभी पक्षों को देखते हुए हम इसके ऊपर अपना विचार और अपनी सोचें और अपना कार्य करने के लिए हम प्रेरित रहें। ये भी एक अनुभव है, इसमें भूपेन शास्त्री जी के साथ मैं अलग से भी बातचीत कर सकता हूँ। अपने अनुभव और भी इससे जुड़े हुए हैं, वो भी मैं बता सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये समाज की जो अवधारणा है और उसके समाज की जो सोच है, उसकी भी कहीं न कहीं पल्स को देखते हुए, कहीं पैरेलली ये पैसा बढ़ाने के साथ-साथ हमें कुछ और कार्य करने की भी आवश्यकता है। वो कार्य क्या होंगे? मैं इन बातों से अनभिज्ञ हूँ, क्योंकि हर एक जगह की स्थिति अलग है, कल्चर अलग है, वहाँ के लोगों का अपना तरीका अलग है। तो मैं एक यूनिफ़ॉर्म तो कोई शायद कोई दे भी नहीं सकता कि हाँ, ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। वो वहाँ की स्थिति समाज को भी इस तरह से जागरूक करते हुए जब हम पैसा बढ़ाने का काम करते हैं, और ये मेरा केवल इससे ही अनुभव नहीं, दूसरी जगह पर भी जब पैसे का अचानक से आना शुरू हुआ है, तो वहाँ पर भी कुछ न कुछ उसके दुष्परिणाम देखने को मिले हैं। एक और कार्यक्रम के बारे में है, लेकिन उसके भी ट्रेंड वही थे, स्थिति दूसरी थी, लोग दूसरे थे। कृषि का जो स्वरूप था वो अलग था, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा ही देखने को मिला कि संभल नहीं पा रही है, बात आगे नहीं बढ़ पा रही है और जो आशा की जा सकती है उसके जो दुष्परिणाम हैं, वो भी हम सँभाल नहीं पा रहे हैं। बस इतना ही मुझे करना है कि मेरे पास भी अभी कोई इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन इसका कोई एक इसके ऊपर विचार करें। हो सकता है अगर कोई गलती हो तो मुझे भी बताएँ
और हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, इसका भी मार्गदर्शन हमें मिलेगा तो अच्छा रहेगा। जी नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर। आज लगभग अब समय भी हो रहा है और आदरणीय चूंकि हैंड रेज बहुत है परंतु समय वो है। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी और आदरणीय मिथिलेश बहन जी, एक 2-3 मिनट के अंदर अपना बात अगर महत्वपूर्ण है तो करने का कष्ट करें। राम साहब से करते जी ओम, जी। धन्यवाद। मैंने दोबारा से फिर हैंड रेज किया और बोलने का मौका दिया। अभी जैसे हमारे पवन सर ने कहा उसमें बहुत अच्छी बात मुझे भी सुनी और मैंने भी अनुभव की कि मेरा बचपन खेती किसानी में ही गुजरा और इसमें कहीं ना कहीं हमें बहुत ईमानदार होने की आवश्यकता है। इतना भी नहीं है कि किसान संपन्न नहीं हो सकता है। वही कि जब हम अपने कार्य को पूर्ण रूप से करते हैं ना तो उसका परिणाम निकलता है। मैंने देखा है कि खेत के बीच में रह करके हम स्कूल भी जाते थे और खेत के बीच में हमारा घर बना हुआ था। तो हम सब भाई बहन पूरा परिवार मेहनत से काम करते थे और एक टारगेट रहता था प्रति वर्ष का और वो पूरा होता था। क्या होता था कि आसपास में खेत के पास में कोई ना कोई खेत बिकाऊ होता था तो पिताजी बोलते थे कि हाँ कोई ये बिक रहा है, कोई यदि ऐसा वैसा पड़ोसी आ गया तो हम तो रहते भी खेत में ही हैं तो बड़ी मुश्किल होगी, तो करो कि इस खेत को हम खरीद लेंगे। और सच में कोई और आमदनी नहीं होती थी और घर के खर्चे भी सारे होते थे और कभी हमने अभाव घर में नहीं देखा और हर साल वो टारगेट हम पूरा करते थे। जो पैसे कम पड़ते थे खेत खरीदने के लिए वो ब्याज पे पैसे लेकर के हम उसको पूरा करते थे, लेकिन उसमें 100% ईमानदारी होती थी और सब मेहनत से काम करते थे, अपना पढ़ते भी थे और उसमें दिन रात बराबर होती थी। जब मुझे याद है कि हमारे एग्जाम भी उन्हीं दिनों होते थे और खेत की कटाई भी उन्हीं दिनों में होती थी, तो हम पढ़ते और अपना एग्जाम दे के आते और एग्जाम देते आते ही हमें पता होता था कि हमें घर जाने के बाद क्या काम करना है। उसमें आपको 24 घंटे बिल्कुल अपने खेत में और अपने आप में हम समाज में क्या एक्टिविटी हो रही है और कहाँ क्या हो रहा है। और मेरे पिता भी पढ़े लिखे किसान थे, जागरूक किसान थे, वो सारी जो सरकार की नीति होती थी उनका भी लाभ उठाते थे और उसका परिणाम होता था। ऐसे होते 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 जो कभी 80 बीघा जमीन होती थी आज 1000 बीघा जमीन हमने बनाई हुई है। वो मेरे मायके की बात है, ससुराल की बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जब हम पूरी ईमानदारी से कोई कार्य करते हैं कि किसान गरीब रह जाए। कहीं ना कहीं हमारी कोशिश में कमी रहती है, हमारी किसी ईमानदारी में कमी रहती है, तो फिर हमें उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ता है। और जब किसान पूरे मेहनत से और लगन से कार्य करता है तो वो गरीब नहीं रह सकता। ये हमने देखा है और जिया है इसको। जी बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। जी ओम, धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। अब आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी 1 मिनट के लिए और आप। धन्यवाद मुनिया जी। मैं दो ही बातें रखना चाहता हूँ। पवन सर ने जो उदाहरण दिया निश्चित रूप से ऐसा ही अनुभव एक गांव में करीबन 25-30 साल के पहले लाया था। नए गांव में डेयरी शुरू की थी और वहां पे लोगों के पास में पैसा आने के बाद में वहां पे शराब और आगे बाकी सब चालू हो गया था। तो उस समय बहुत बड़ी चर्चा हुई ग्रुप के साथ में और वो किसानों के साथ में भी, महिलाओं को भी साथ में लेके। तो भाई वो बंद करने का एक नजरिया था, लेकिन महिलाओं ने जो बात कही वो बहुत छूने वाली है और इसीलिए वो प्रोजेक्ट अभी भी चालू है कि उन्होंने कहा कि ठीक है हमारे आदमी गलत तरीके से शराब पीना आदि से शुरू हो गया है, लेकिन घर में पैसा आया तो उसके माध्यम से हमारी बच्चियां पढ़ने लगी है, बच्चे पढ़ने लगे हैं, उनकी जरूरतें पूरी हो रही है। तो यह भी एक पहलू है और निश्चित रूप से वो उस आधार पे वो कंटिन्यू रखा गया और आज यानी 20-25 साल के बाद में हम देख रहे हैं तो वहां पे बहुत बड़ी तरक्की हो गई है। लड़कियां पढ़ी है, अच्छे अच्छे जॉब में गई है, लड़के भी गए हैं। तो यह भी एक उसका दूसरा पहलू है, ये मैं बताना चाहता था। एक बिंदु। दूसरा बिंदु, अभी पूरी चर्चा से हमको एक नजर में आया है और मन में बात आई है कि जितने भी केवीके है या रिसर्च सेंटर्स है, क्यों ना हमारे पास में लीगल एडवाइजर है तो जिसको राइट टू इंफॉर्मेशन बोलते हैं कि आरटीआई का उपयोग करके कि भाई
कृषि विज्ञान केंद्रों के जो भी ये प्रोडक्शन है, तो वो प्रोडक्शन की कॉस्ट, रिसर्च का पार्ट छोड़ के इंस्टीट्यूशन को कि एक आरटीआई डाले और आरटीआई के माध्यम से कि भाई इनके उत्पादन खर्चे कितने हैं गत 2 वर्षों की 3 वर्षों के जो भी है, इसकी इंफॉर्मेशन यदि हम मांगे तो हमारे पास एक कॉन्क्रीट प्रूफ हो जाएगा। और जिसके बाद अगर वो देते हैं नहीं देते हैं, बड़े पैमाने हम मांगे तो, और नहीं देते कि देते ये भी पता चलेगा। और वो कॉस्ट यदि प्रोडक्शन कॉस्ट यदि गवर्नमेंट के सेंटर के और इंस्टीट्यूशन के आ जाएंगी तो फिर एमएसपी और बाकी मसले सॉल्व करने में वो सहायक होंगे, ऐसा मन में आया। यही बात मैं रखना चाहता हूँ। धन्यवाद जी। मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा, समय बहुत जी हो गया जी इसलिए ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा। जी जी बाबूजी, बोलिए बोलिए, हाँ, बताइए अपने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो डॉक्टर साहब ने बात रखी है तो बहुत ही सुंदर है। आरटीआई से हम पूरे प्रदेशों के, केवल एक प्रदेश के नहीं, पूरे प्रदेशों से जानकारी लें, कम से कम 8-10 लोगों से प्रदेशों से लें तो हमारे पास में बड़ा सबूत हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमारे लिए 5 प्रकार का प्रदूषण है। वैचारिक प्रदूषण भी बहुत बड़ा प्रदूषण है। तो ये वैचारिक प्रदूषण के लिए शिक्षा और संपन्नता एक साथ लगा के, एक साथ लेके यदि हम देखेंगे, की दृष्टि से देखेंगे, तो हम इसमें भी सुधार कर पाएंगे निश्चित रूप से, है ना। धन और ऋण को कोई अलग नहीं कर सका आज तक। ये तय है, अनादि सत्य है, अकाट्य सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता। चुंबक है तो धन भी होगा और ऋण भी होगा। तो अच्छाई होगी तो बुराई भी आएगी, परंतु हम उस बुराई को नजरअंदाज करके अच्छाई की ओर जाएंगे तो धीरे 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 बुराई छोटी हो जाएगी, अच्छाई बड़ी हो जाएगी। इसके लिए हम शिक्षा का भी प्रसार करना होगा। और यदि हम बुराई की डर से अच्छाई में के क्षेत्र में काम ना करें तो बुराई अपने आप में इतनी बड़ी हो जाएगी, अच्छाई दिखेगी भी नहीं। तो हमको धीरे धीरे ऐसा करना, कोशिश करना है कि अच्छाई बढ़ती जाए, वो बुराई समाप्त हो जाए, समाप्त तो प्राय हो जाए, समाप्त तो खैर नहीं हो सकती, समाप्त प्राय हो जाए, है। तो ये हमारे लिए बड़ा योगदान होगा। और बहुत अच्छे विचार सबके मुझे बहुत अच्छे लगे। और मैं आज बहुत उत्साहित हूँ कि मुझे लग रहा है कि अब हमारा जो मिशन है, मेरा नहीं हमारा, हम सबका मिशन है, निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ रहा है। प्रयास होना चाहिए, विघ्न भी उत्पन्न होंगे, जैसे अभी 2 साल से लगभग बमबारी हो रही है, हम सब जानते हैं कौन-कौन से देश लड़ाई कर रहे हैं एक-दूसरे के। तो इससे प्राकृतिक प्रदूषण उत्पन्न होता है, इस पे भी हमें नियंत्रण करना पड़ेगा। यदि हम इसमें भी सफल नहीं हुए तो प्राकृतिक आपदाएँ आएँगी। निश्चित रूप से हम खूब मेहनत करेंगे, भरपूर मेहनत करने के बाद में भी प्राकृतिक आपदाओं के सामने नतमस्तक होना हमारी मजबूरी है। और हम फिर अकाल की ओर चले जाएँगे विभिन्न प्रकार की। तो सब विषयों पर गंभीरता से विचार करके और आगे बढ़ा जाए और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें तो सफलता निश्चित रूप से हमारे साथ होगी। वो जी मुन्नीलाल भैया जी।